स्वेदन के बारे में हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वेदन एक तो वात कवच विकारों को दूर करता है क्योंकि स्वेदन में ऊष्मा होती है जो कि अग्नि है। अ, स्वेदन के स्वेदन जो जो चैप्टर बेस्ड है, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं, यह है चरक सूत्रस्थान 14 बेस्ड है ना। यानी चरक का सूत्रस्थान का जो 14 चैप्टर है उसके उसके आधार पे अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। संहिता का भी हम एक अध्याय साथ में पढ़ रहे हैं। तो ये चरक ने श्वेत के 3 प्रकार बताए हैं, महान, मध्यम और जो है दुर्बल। महान, मध्यम और दुर्बल बताएं, और ये महान मध्यम और दुर्बल व्याधि, शीत और शरीर के आधार पे हैं। इसके अलावा है ना, तो ये तो जो है जस्ट रीड है, यहाँ कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। अब आते हैं मस्ट रीड टॉपिक पे, जो यहाँ ये वाला टॉपिक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये मस्ट रीड टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मस्ट रीड है ये। तो किस दोष में कौन सा श्वेत करना चाहिए? तो वात श्लेष्म रोगों में उन्होंने कहा है स्निग्ध रूक्ष श्वेत करना चाहिए। हमें जो दोष लिखा है उसको पढ़ना है। पहला क्या लिखा है? वात। वात के विपरीत क्या होगा? स्निग्ध। दूसरा शब्द क्या लिखा है? कफ। श्लेष्म। श्लेष्म के विपरीत क्या होगा? रूक्ष। ये वात के विपरीत स्निग्ध लिखा है और श्लेष्म के विपरीत रूक्ष लिखा है। ऐसे ही केवल वात रोग होंगे, वात रोग होंगे तो वात रोगों में स्निग्ध श्वेत होगा, और कफ रोग होंगे तो रूक्ष श्वेत होगा। फिर पिछले 2-3 साल से एआईपीजीटी में जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं कि आमाशय गते बाते कफे पक्वाशय आश्रिते रूक्ष पूर्वो हिता स्वेदा स्नेह पूर्वस तथेव च। यानी आमाशय में कुपित बात होने पर शास्त्रों में जो जैसा लिखा है उसी को वैसे ही फॉलो करना चाहिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है इसको समझते हैं। यहाँ लिखा है आमाशय में कुपित बात। तो पहले आमाशय लिखा है, आमाशय किसका स्थान है? कफ। तो ये आमाशय ना लिख के आप ये समझें ये कफ लिखा हुआ है। तो कफ लिखा है तो हमें पहले कफ कफ में कौन सा श्वेत करना चाहिए? पहले रूक्ष करना चाहिए। तो ये रूक्ष पूर्वक श्वेत। आमाशय में कुपित वात होने पर रूक्ष पूर्वक श्वेत कराते हैं, यानी पहले रूक्ष श्वेत कराते हैं फिर स्निग्ध श्वेत कराते हैं। पक्वाशय में कुपित कफ। पक्वाशय नहीं लिखा है। पक्वाशय पके हुए भोजन का आश्रय है जहाँ वात की उत्पत्ति हो जाती है। पक्वाशय वात का विशेष स्थान है। ये पक्वाशय नहीं, ये वात लिखा है। वात वात रूक्ष होती है। रूक्ष में क्या होता है? पहले स्नेह होता है। तो स्नेह पूर्वक श्वेत कराते हैं। इतनी सी छोटी सी चीज समझने की है कि आप जो स्थान लिखा है उसमें कौन सा दोष होता है उसको पकड़ें। आमाशय लिखा है, आमाशय में कफ दोष होता है, तो कफ से आपको मालूम है कफ के में रूक्ष श्वेत कराना है। कफ में रूक्ष पूर्वक होगा। पक्वाशय में वात का स्थान है, वात में स्निग्ध पूर्वक होगा। बस इतना ही से क्वेश्चन आता है। पहले स्निग्ध कर दो, बाद में फिर रूक्ष कर दो, है ना। बाद में रूक्ष कर दो क्योंकि पक्वाशय में क्या है? बाद में क्या लिखा है? कफ लिखा है। बाद में कफ लिखा है, कफ लिखा है, इसलिए बाद में स्निग्ध के बाद में क्या लिखते हैं? रूक्ष श्वेत करते हैं। ऐसे यहाँ आमाशय में कुपित वात होती है तो बाद में क्या लिखा है? वात लिखा है, इसलिए स्निग्ध श्वेत कराते हैं। यहाँ थोड़ी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, समझ में नहीं आता है। तो आपको तो आमाशय पक्वाशय में ये समझना है किसका आश्रय है, उसके हिसाब से आपको स्वेदन स्टार्ट करना है। ठीक है। फिर आते हैं जो 14वां चैप्टर है चरक सूत स्थान का, वहां पर 60 श्वेत संग्रह बताए गए। 60 यानी दो दो की संख्या में टोटल 6 श्वेत बताए हैं, इसलिए उनकी तो कुल संख्या कितनी हो जाती है? 6 श्वेत बताए टोटल। कौन कौन से? एक साग्नि निराग्नि 2 ये हो गए, एकांग सर्वांग 2 ये हो गए, स्नेक रूक्ष 2 ये हो गए। टोटल कितने हो गए? 6। 60 श्वेत का संग्रह किया हुआ है। ठीक है। स्वेदन के लाभ, जिस प्रकार तेल लगाने के बाद सेंकने से सूखे काष्ठ को मोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार स्नेह स्वेदन से मानव देह को मधु बनाया जा सकता है, आरोग्यमय बनाया जा सकता है। यहां से क्वेश्चन आते हैं। फिर और दूसरा टॉपिक लिखा है कहाँ पर स्वेदन कराना चाहिए, किस प्रकार का स्वेदन कराना चाहिए। ये भी जो है मस्ट रीड टॉपिक है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ढेरों क्वेश्चन आते हैं। तो वृषण, हृदय और नेत्र में लिखा है स्वेदन का निषेध है, आवश्यक होने पर मधु श्वेत कराना चाहिए। तो वृषण
हृदय और नेत्र, इसको एक शब्द में मिला, अपन ने एक शब्द बनाते हैं हवन। हवन, हृदय, वृषण और नेत्र, ये हो गया हवन। हवन करेंगे, हवन करेंगे, मिलके हवन करेंगे। हा व न, हवन में क्या, मृदु श्वेत। जैसे अपन हवन करते हैं तो हल्का हल्का पसीना आ जाता है, क्योंकि हवन की आग होती है, आग के पास बैठते हैं तो पसीना आ जाता है, पूजा पाठ में भी पसीना आता है। तो हवन में मृदु श्वेत है। वंक्षण में मध्यम है ना। क्षण जो होता है वो समय का माध्यम होता है। क्षण क्या होता है, समय का मध्यम माध्यम होता है। एक एक क्षण कीमती है। क्षण जो है समय का क्या है, माध्यम है। एग्जाम हॉल में जब कंफ्यूज हो गए ना तो ये फंडे याद आते हैं। समय जो है वो है ना, समय का माध्यम क्या है, क्षण। वंक्षण में माध्यम श्वेत कराते हैं। देखो आपको पढ़ना, आपको सिलेक्शन चाहिए कि पीएचडी करना है। सिलेक्शन चाहिए ना तो फंडे, फंडे तो तैयार रखो। क्षण समय का माध्यम है, और हवन, नेत्र और वृषण में कौन सा श्वेत कराते हैं, मृदु श्वेत कराते हैं। इसी के नाम बदल के अष्टांग हृदय ने मृदु को स्वल्प कर दिया और मध्यम को अल्प कर दिया। स्वल्पहार है ना, स्वल्पहार होता है ना, तो स्वल्पहार से स्टार्ट करते हैं। अष्टांग हृदय स्वेदन करने से पहले स्वल्पहार करते हैं, यानी स्वल्प पहले है फिर अल्प बाद में। स्वल्पहार करते हैं फिर अल्प स्वेदन करते हैं। बाघभट्ट जो है पहले नाश्ता करते हैं। एक वो ऑफिस ऑफिस सीरियल आता था, तो ऑफिस ऑफिस में पांडे जी रहते हैं, अलग अलग बाबू बने रहते हैं कैरेक्टर। तो एक कैरेक्टर रहता था, पहले वो कुछ खाता था, समोसे खाएगा, फिर बाकी बाद में पूछेगा क्या प्रॉब्लम है। तो ये बागवट ऐसे ही है, पहले स्वल्पहार करते हैं फिर अल्प स्वेदन करते हैं, है ना। स्वल्प अल्प नाम दिए हुए हैं, इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और शेष शरीरांगों में आवश्यकता अनुसार मृदु, मध्यम और प्रधान स्वेद करना चाहिए। स्वेदन में कर्म में मर्म की रक्षा, हृदय मर्म है तो उसकी रक्षा करना चाहिए, उसको ढक के रखना चाहिए। कुल मिला के बीपी वगैरह ले लेना चाहिए पेशेंट का। ब्लड प्रेशर चेक करके, अगर ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 से ऊपर है तो मना कर देना चाहिए कि आपका स्वेदन नहीं होगा, है ना। जैसे सिस्टोलिक 150 है, डायलिस्टिक 90 है, तो इतना बीपी है तो मना कर दें। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर और सम्यक स्वेद अति योग के लक्षण, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये जस्ट रीड नहीं, मस्ट रीड टॉपिक है, मस्ट रीड टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो सम्यक स्वेदन में लिखा है शीत शीत शूल वयुम पर में। अभी आप पुराने पेपर उसके क्वेश्चन लगाओगे तो आपको ये लाइन पढ़ने को मिलेगी, किसके संदर्भ में कही गई है। ये लाइन एग्जाम में पूछी गई है। शीत शूल वायु पर में, यानी शीत शूल की शांति हो जाती है स्वेदन से। गौरवता और स्तब्धता और गौरवता का निग्रह हो जाता है, और शरीर में क्या हो जाता है, मार्दवता उत्पन्न हो जाती है, स्वेदन आने लगता है, पसीना आने लगता है। ये सम्यक स्वेद के लक्षण है ना। ये सम्यक स्वेद के लक्षण है। इसमें ये शीत शूल वायु पर में, ये वाली लाइन आपको एग्जाम में क्वेश्चंस में पढ़ने को मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। अति योग में लिखा है स्वेदन, क्योंकि अग्नि का स्वरूप है स्वेद, तो पित्त का प्रकोप होता है। अति योग में पित्त का प्रकोप होता है। मूर्छा शरीर सदनम, ये जो लाइन है ये एग्जाम में पूछी गई है। मूर्छा शरीर सदनम तृष्णा, इसका लक्षण है। मूर्छा शरीर सदनम जो है अति योग का लक्षण है। ये AIPGT 2020 में पूछा गया है। इसके अलावा शरीर में दाह है, दाह उत्पन्न होती है, दौर्बल्यता होती है ना। स्वेद स्वेद आता है, अति दौर्बल्यता होती है, ये अति स्वेद का लक्षण है, तो है ना। अति योग के लक्षण एग्जाम में पूछे गए हैं। चिकित्सा में चरक कहते हैं, चरक कहते हैं, अति स्वेदन हो गया मतलब लू लगना। गर्मी में एक कहावत होती है, एक टर्मोलॉजी यूज होती है, लू लग गई, यानी कि गर्म हवा लग गई आपको। तो लू लगने में क्या करना चाहिए, जो गर्मी में अपन आम का पन्ना पीते हैं, ठंडी चीजें खाते हैं, इन्हीं चीजों का सेवन करना चाहिए। तो चरक कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतुचर्या में वर्णित चीजों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। सुश्रुत सारंगधर, सा से सारंगधर शीतल शीतोपचार बताते हैं। सा अक्षर से चालू होने वाले सुश्रुत और सारंगधर शीतल उपचार बताते हैं। विसर्प फैलने वाला रोग है, अग्नि की तरह फैलता है, तो विसर्प रोग की चिकित्सा काश्यप ने मानी, और बागवट ने स्तंभन चिकित्सा बताई। तो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है कि
अति शून्य की चिकित्सा स्तंभन किसने बताई? तो षड्विध उपक्रम में जो 6 उपक्रम होते हैं, है ना, लंघन के विपरीत भ्रंगण होता है ना, स्नेहन के विपरीत रूक्षण होता है, और स्वेदन के विपरीत क्या होता है? स्तंभन। स्वेदन के विपरीत क्या होता है? स्तंभन। तो वो बागभट्ट ने माना है ये, है ना, ये क्वेश्चन आता है। फिर स्वेदन के योग अयोग रोगी में, है ना, आयोग में लिखा है कसाय रस का जो सेवन करता है, पित्त विकार का है, जिसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे चाहे वो पित्त विकार हो, रक्त पित्त हो, वात रक्त में भी रक्त रहता है इसलिए नहीं कराते हैं, कामला में स्वेदन नहीं कराते हैं, है ना, प्रमेय में नहीं कराते, मधुमेह में नहीं कराते। मधुमेह वाला क्वेश्चन कल अपन ने लगाया था, मधुमेह में स्वेदन क्या योग है? में मेद की अधिकता होती है इसलिए स्वेदन नहीं कराते हैं, है ना। वात रक्त में स्वेदन नहीं कराते, ये याद रखना, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। कामला में स्वेदन नहीं कराते हैं, ये याद रखना। मधुमेह में स्वेदन नहीं कराते हैं, ये याद रखना है। उदर रोग अतिसार में नहीं कराते हैं, क्योंकि शरीर में ऑलरेडी डिहाइड्रेशन रहता है। डिहाइड्रेशन होगा तो अपन स्वेदन कराएंगे तो और प्रॉब्लम बढ़ेंगी। अतिसार उदर रोग में नहीं कराते हैं, ठीक है। ये मस्ट रीड टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना कि नित्य सेवी क्षार अग्निदग्ध गुदपाक गुदभ्रंश में स्वेदन नहीं कराते हैं। बिना पित्त के पाक नहीं होता, पित्त जिसमें बड़ा हुआ रहेगा उसमें अपन स्वेदन नहीं कराते हैं। गुदपाक गुदभ्रंश में स्वेदन नहीं कराते हैं। नष्ट संज्ञाते में रोगी, ये स्वेदन का योग है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। स्वेदन स्पेशली होता है वात कफज रोगों के लिए, वात कफज रोगों के लिए या शुद्ध वातज रोगों के लिए होता है। वात कफज रोगों में पीती से कांस श्वास हिक्का, इसमें स्वर भेद में कराते हैं। लंग्स डिसीज जो होती हैं, आम दोष में स्वेदन कराते हैं। मूत्राघात मूत्र कक्ष में विबंध में जहाँ वायु के कारण चीजें रुक जाती हैं उनमें स्वेदन कराते हैं, क्योंकि स्वेदन से स्रोतस खुलते हैं। ये सब मूत्र व स्रोतस, पूरी व स्रोतस होते हैं, स्वेदन करने से स्रोतस खुल जाते हैं। तो विबंध मूत्राघात मूत्र कक्ष में स्वेदन कराते हैं। और ये सारे वात रोग लिखे हैं, वात रोग हैं, गिरसी, स्तंभ, संकोच, खल्ली, वात कंटक, ये सब वातज रोग हैं। इन सभी रोगों में, वात कफज रोगों में स्वेदन कराते हैं। फिर यहीं पर उपना का परिचय, उपना से भी क्वेश्चन आता है, मस्ट रीड टॉपिक है ये भी। उपना को पुल्टिस कहते हैं। तो कई रोगी होते हैं उनमें जो है पुल्टिस बांधा जाता है, उपना बांधा जाता है। तो इसके लिए कहा गया है कि रात्रि में बांधा हुआ उपना दिन में बांधा हुआ रात में खोल देना चाहिए। अन्यथा किससे बचने के लिए? विधा से बचने के लिए। तो ये दोनों ही लाइनें एग्जाम में आती हैं, रात्रो बद्धम दिवाम मुच्चेत, मुच्चेत रात्रो दिवा करतम। ये लाइन भी पूछी जाती है, किसके लिए बोली गई है? उपना के लिए। और है ना, उपना दिन में बांधा हुआ रात में खोलना चाहिए, रात में बांधा हुआ दिन में खोलना चाहिए। किस चीज से बचने के लिए? विधा से बचने के लिए। उपना जो है घाव को पकाता है तो ज्यादा पक जाएगा, इसलिए विधा से बचने के लिए खोल देना चाहिए। ये मस्ट रीड है, ये यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक। फिर और 13 प्रकार के साग्नि श्वेत बताएं। चरक ने 13 प्रकार के साग्नि श्वेत बताएं। काश्यप में 8 हैं, काश्यप में 8 हैं। सुश्रुत बागवट ने 4 बताए हैं। ताप उसमें द्रव उपना, ये 8 प्रकार में आते हैं। संकर, नाड़ी, प्रस्तर, अपगहन, जयंता का सुगन, करसु, कुटी, भूकुंभी, भूलाको इत्येते स्वेदंती त्रयोदश श्लोक में आता है। संख्यावाची क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने श्वेत होते हैं? 13 होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये भी मस्ट रीड टॉपिक है। संख्या के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी, ये भी मस्ट रीड है। संख्या के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। फिर आते हैं इनके डिटेल में। संकर के अंतर्गत पिंड श्वेत आता है, ये पॉइंट अपन को ध्यान रखना है ना। प्रस्तर में मनुष्य की लंबाई की जितनी चौकी होती है उस पर सुला देते हैं, स्वेदन कराते हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं बनता है। नाड़ी में क्वेश्चन बनता है कि नाड़ी जो श्वेत है वो हाथी के सूंड की जैसी होती है या साकार की, ताकि सीधे आपको हीट आपके संपर्क में ना आ जाए, सीधे सीधे हीट आपको जो है नली की हीट आपके पास ना आ जाए, इसलिए हाथी के सूंड की तरह होती है नाड़ी, स्वेदन की जो पाइप होती है वो।
नाड़ी श्वेत की जो पाइप होती है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। परिसेक में बात से सर्व द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। अफगान में ट्रब में लेटाया जाता है। वहाँ तेल मांस रस उष्ण जल से भरे टब में बिठाया जाता है। यहाँ क्वेश्चन नहीं बनते। एकमात्र क्वेश्चन यहाँ बनता है वो है जैन श्वेत का। मस्ट रीड। ये सब बाकी जस्ट रीड टॉपिक है। मस्ट रीड टॉपिक है जैन श्वेत काय में कराता है, ये क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप इंडिया में हो तो जय हो, जैनताक हो जो है हेमंत ऋतु में। और आप ग्वालियर मुरैना साइड के हो तो जे है चंबल भैया, जो चंबल है चंबल, जे है। जैनताक श्वेत हेमंत में कराया जाता है, इतना आपको फंडा याद रखना है। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैनताक श्वेत कौन सी ऋतु में कराते हैं? तो जैनताक श्वेत हेमंत में कराते हैं। और इसमें जो कूटागार होती है, जो कूटागार बनाते हैं, उसका प्रमाण कितना होता है? 16 आरतनी होता है। एक आरतनी में 22 अंगुल होते हैं। 16 आरतनी प्रमाण का होता है। ये दो क्वेश्चन यहाँ मस्ट रीड है, जैनताक श्वेत से पूछे जाते हैं। नॉलेज के हिसाब से मालूम होना चाहिए आपको। एक आरतनी में 22 अंगुल होते हैं। अब यहाँ पीएचडी नहीं करना आरतनी क्या होता है, इतना समझने के लिए आपको डीप क्लास में पढ़नी पड़ेगी। 22 अंगुल के बराबर होता है। बस इस पूरे टॉपिक में इतना ही था। बाकी चीजें आप पढ़ो नहीं पढ़ो, कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा। ये आपका जस्ट रीड टॉपिक है कोर्स का। पूर्व में कभी कभार क्वेश्चन बने हैं, हार्डली कभी क्वेश्चन बना है। फिर और निराग्नि श्वेत, ये मस्ट रीड है। निराग्नि श्वेत से क्वेश्चन बनते हैं। ये पूरा टॉपिक निराग्नि श्वेत जो है वो मस्ट रीड है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरा टॉपिक मस्ट रीड है। तो निराग्नि श्वेत में 10 प्रकार के निराग्नि श्वेत होते हैं। कितने होते हैं? 10। संख्यावाची क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 होते हैं। इसमें आता है 10 तानी, है ना। याद रखने का तरीका, व्यायाम की ऊष्मा से, अपन ने पहले भी याद किया है। एक आदमी जिम में गया, जिम में क्या करेगा? व्यायाम। व्यायाम से क्या आता है? पसीना, स्वेटिंग आती है। व्यायाम करने से, जैसे जिम में जाओ ना, तो सीधे आपको वजन नहीं उठाने देंगे। पहले बोलेंगे कार्डियो कर लो, बॉडी को गर्म करो, है ना। पहले बोलते हैं कार्डियो कर लो, है ना, ट्रेडमिल कर लो। तो व्यायाम की ऊष्मा से, व्यायाम करने से यानी जिम जाने से आपको जो है भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। आपकी डाइट बढ़ जाती है। व्यायाम की ऊष्मा से गुरु क्षुधा लगी, यानी कि हमें बड़ी ज्यादा भूख लगी। गुरु गुरु क्षुधा गुरु क्षुधा लगी। व्यायाम की ऊष्मा से गुरु क्षुधा लगी, यानी कि बहुत ज्यादा भूख लगी। बहुपान किया, यानी जैसे पानी की बोतल ले जाते हैं ना सब अपनी अपनी, जिम में पानी की बोतल ले जाते हैं। तो एक व्यक्ति ने पानी की बोतल नहीं लाया था, तो उसने दूसरे की बोतल पी ली। उसने सोचा ज्यादा ज्यादा पानी नहीं होगा, प्रोटीन पाउडर होगा। उसमें बहुपान यानी कि मद्य थी, शराब थी। जिम आने वाला हर आदमी शरीफ नहीं होता है। बहुपान बहुपान किया उसने, बहुपान कर लिया। रियलाइज हुआ यार ये तो शराब है। उसको भय लगा, है ना। वो भय लगा, डर लगा यार कि मैं तो घर से आया था कि जिम करने आया हूँ, या मैंने शराब पी ली। भय लगा कि अब जो है घर जाएगा तो क्रोध करेगी उसकी अपनी अम्मा, उसकी अपनी अम्मा उसकी अपनी अम्मा जो है वो क्रोध करेगी कि यार हमने भेजा था तुम्हें जिम में एक्सरसाइज करने, तुम शराब पी के आ गए। तो इस तरीके से ये 10 के 10 नाम याद रखने हैं आपको। व्यायाम यानी कि व्यायाम हो गया, ठीक है। व्यायाम यानी व्यायाम हो गया। ऊष्मा से हो गया उष्ण ग्रह। जैसे गर्मियों में छत पे कमरा होता है तो बहुत पसीना आता है, उष्ण ग्रह। गुरु का मतलब हो गया भारी वस्त्र। आप जैकेट पहन लो, है ना, तो आपको पसीना आने लग जाएगा। अगर टेम्परेचर हाई होगा वातावरण का तो भारी वस्त्र हो गया। क्षुधा का मतलब है भूख, है ना। भूख में आपकी स्वेटिंग चालू हो जाती है ना, है ना, भूख। बहुपान यानी मद्यपान है, मद्यपान है बहुपान। भय, क्रोध, उसकी उसकी यानी कि उसकी उसकी मतलब उपना,
और अपनी अम्मा यानी आतव आहव, आहव यानी युद्ध करना, आहव आतव उसकी अपनी अम्मा, ऐसे करके ये 10 विध निराग्नि स्वेद होते हैं। सुश्रुत ने क्या चेंज किया है, सुश्रुत ने 8 बताए हैं, है ना, 8 बताए उन्होंने क्या किया है, ये भूख बहु मध्य जो लास्ट के 4 नहीं माने हैं। यानी कि ये भय भूख बहु मद्यपान उपना ये नहीं माने, ये नहीं बताया, ना भय बताया, ना भूख बताया, ना बहुपान बताया, न उपना बताया, ये 4 नहीं माने, 4 सुश्रुत ने नहीं माने। उन्होंने क्या बताया, निताब आतप गुरु प्रवाण नियुद्ध अद्व यानी पैदल चलना, पैदल चलना उन्हें जोड़ा, पैदल चलना वॉकिंग करने से पसीना आता है, और भार उठाने से, वजन उठाने से, है ना, जिम में 2 ही चीजें की जाती हैं, या तो आप पैदल चलते हो ट्रेडमिल पे, या फिर वजन उठाते हो, वजन उठाने से पसीना आता है। तो 10 में से 4 माइनस करो तो कितने बचे, 6, 6 में +2 करो, 6 बचे, 6 में 2 जोड़ दो, भार उठाना और पैदल चलना, तो कितने बताए, 8। सुश्रुत ने 8 बताए, 4 नहीं माने, भय भूख बहु मद्यपान उपना, और दो दो बताए हैं, 2 जोड़े हैं, आदु यानी पैदल चलना और भार उठाना। फिर एक क्वेश्चन आता है, ये जो निराग्नि स्वेद होता है ये किस अवस्था में लाभकारी होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो किस अवस्था में निराग्नि स्वेद करना चाहिए, ये इसका क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए अष्टांग में एक लाइन है, स्वेदो हित हित तो अनअग्नय, अनअग्नय बाते मेद कफा परते, बात के मेद कफ से आवृत होने पर, मेद कफ से आवृत होने पर बात के निराग्नि स्वेद करना चाहिए, अनअग्नि स्वेद करना चाहिए। बात के किससे आवृत हो जाने से, मेद और कफ से आवृत होने चाहिए। जैसे कि आदमी कहता है ना, लड़ाई मत करो, बातचीत कर लो, मेक टॉक, मेक बातचीत, बात के मेक से आवृत होने पर, मेद और कफ, है ना, बात मेक करो, लड़ाई मत मत करो, बात मेक करो, बात मेक करो यानी कि बातचीत करो, लड़ाई मत करो, है ना। अनाग्नि स्वेद जो है इसी में कराते हैं। ये मस्ट रीड है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पीएचडी नहीं करना है कि मधुमेह क्यों नहीं कराते हैं, मेद की अधिकता के कारण नहीं कराते हैं, यहाँ आपको बस याद रखना है। मेद कम होता है कैलोरी लॉस से, मेद पसीना आने से केवल आपका वाटरी वाटर वेट होता है बॉडी का, वो कम होता है, वजन एक्चुअल वजन कम ही कभी कम नहीं होता है ना। पसीने आने से आपका वजन का कोई लेना देना नहीं है, पसीना आने से वजन नहीं कम होता है, पसीना आने से केवल वाटरी वेट कम होता है, जो आप पानी वानी पियोगे, डाइट लोगे तो वापस से रिकवर हो जाता है। एक्चुअल में जब आप कैलोरी लॉस करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो, तब जाके आपका वजन कम होता है, इसलिए मधुमेह में नहीं कराना चाहिए। अब आते हैं चरक के अनुसार, देख लिया, अब अपन देखते हैं सुश्रुत के अनुसार। है ना, सुश्रुत में सुश्रुत चिकित्सा स्थान 32वां अध्याय, स्वेद अपचरणीय अध्याय, इसमें स्वेदन के बारे में बताया गया है, स्वेदन के भेद, है ना। सुश्रुत भागवत 4 मानते हैं, ताप ऊष्म द्रव उपना मस्ट रीड है, इतना पता होना चाहिए आपको। इन 4 के अलावा भी इन्हें भू आस्म कुंभी श्वेत कुटी श्वेत प्रस्तर श्वेत विधि का वर्णन किया है। 13 का 4 में कैसे अंतर्भाव होता है ये भी मस्ट रीड है। तो ताप, ताप में आ जाता है जैनता करसु कुटी कूप होलाक,
तो ताप में ताप यानी टेम्परेचर। जैसे आप लोग एसी चलाते हो, एसी चलाने के लिए कमरे को बंद रखना पड़ता है क्योंकि टेम्परेचर ब्लॉक होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ब्लॉक होना चाहिए। तो ये सब कमरे होते हैं, कुटिया होती है जिसमें टेम्परेचर ब्लॉक किया जाता है। यहाँ रखने का तरीका, जय हो काली काली कुटिया, जय हो जनता को ला काली काली कुटिया। तो ये सभी जो है ताप में आ जाते हैं। ऊष्म में शंकर प्रस्तर असुहन नाड़ी कुंभ भू आते हैं। उपना जो है, उपना सुश्रुत नहीं बताया, साग्नि होता है। और द्रव में परिसेक यानी सावर आ जाएगा। परिसेक यानी सावर, और अवगाहन यानी टब। तो जब अपन बाथरूम बनवाते हैं घर में तो या तो सावर लगवाते हैं या टब लगवाते हैं। तो द्रव में क्या आएगा? परिसेक और अवगाहन। ताप में क्या आ जाएगा? जय हो काली काली कुटिया। और उपना अलग है, और बाकी शेष जितने बचे वो क्या में चले जाएंगे? ऊस में चले जाएंगे। तो ये शेष, इनके नाम रटने की जरूरत नहीं है आपको, इनके नाम रटने की जरूरत नहीं है। शेष जो बचेंगे वो उसमें चले जाएंगे। नाड़ी श्वेत की आकृति इन्होंने भी बोला है कि हाथी की सूंड की जैसी होनी चाहिए। ठीक है। अब यहां से सुश्रुत का स्पेशल, जो सुश्रुत में ही दिया है, सुश्रुत के स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है। मस्ट रीड टॉपिक है ये। दोषानुसार बताते हैं कि कौन से दोष में कौन सा श्वेत कराना चाहिए, क्योंकि इनके चार ही श्वेत हैं। तो इन्होंने कहा ताप और ऊष्म श्वेत जो है श्लेष महग्न होता है ना। तो हमें कोई एक टारगेट दिया गया, ताऊ, ताप और ऊष्म। ताऊ है ना, एक पेशेंट आया, उन्होंने कहा ताऊ जी का कफ दूर करना है, इनको कफ की बीमारी है, कफ दूर करना है, ताऊ जी को कफ है, स्वेदन करके कफ दूर करना है। तो एक टास्क मिला हमको ताऊ जी के कफ का, ताऊ के कफ का। तो ताऊ, ताप और ऊष्म जो है कफ अग्नि होता है। उपना जो है वात अग्नि, उपना की बात होती है, उपना से बातचीत करनी पड़ती है। उपना कौन? उपना वो कौन? उपना वो उपना कौन? उपना किससे? कौन सा उपना? वो नेत्र संधिगत रोग, क्योंकि उपना नेत्र संधिगत रोग भी होता है। ये वही बात होगी कि आपसे मिलने बादशाह आया है, घंटे का बादशाह। तो है ना, उपना नेत्र संधिगत रोग है या फिर स्वेद का प्रकार है। पहले बात करनी पड़ेगी ना, कौन उपना। तो वात में आता है उपना, बात दोष के लिए होता है उपना। पहले हमें बातचीत करनी पड़ेगी, उपना कौन? उपना नेत्र संधिगत रोग के श्वेत का प्रकार। तो वात अग्नि में उपना आता है। और द्रव, द्रव वाला ये आईपीजीटी में पूछा था, है ना। पित्त संसष्टे, कफ में द्रव, या पित्त से कफ मिला हो या पित्त से वात मिला हो तो द्रव का प्रयोग करना चाहिए। पित्त जो है द्रव स्वरूप का रहता है, थोड़ा लिक्विड स्वरूप का रहता है, ठोस नहीं होता पित्त, है ना। पित्त का स्वरूप कैसा होता है? द्रवत्व होता है पित्त के स्वरूप में, है ना। तो पित्त संश्लिष्ट बात हो तो अपन को द्रव श्वेत करना चाहिए, या पित्त संश्लिष्ट कफ हो तो भी हमको द्रव श्वेत का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। तो ये यहाँ पे मास्टर रीड टॉपिक, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ताऊ के कफ को दूर करना है, उपना से बात करनी है, कौन उपना। और द्रव वाले में, पित्त संश्लिष्ट दोषों में द्रव श्वेत का प्रयोग किया जाता है। निराग्नि अपन समझ चुके हैं, अभी अभी समझ के आए हैं, है ना। अभी समझ के आए कि इनने दो अलग बताए, एक पैदल चलना और दूसरा भार उठाना। अभी समझ के आए कि निराग्नि श्वेत क्या में करना चाहिए, वात के मेद और कफ से आवृत होने पे निराग्नि श्वेत करना चाहिए। फिर आते हैं सुश्रुत ने कौन से जगह, यानी किस परिस्थिति में पूर्व स्वेदन कराना चाहिए, किस परिस्थिति में पश्चात स्वेदन कराना चाहिए, और किस परिस्थिति में पूर्व पश्चात दोनों स्वेदन कराने चाहिए, ये सुश्रुत ने बताया। ये मस्ट रीड टॉपिक है, ये सुश्रुत के नाम से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पूर्व स्वेदन कराते हैं नस बस्ती वाली कंडीशन में या शोधन वाली कंडीशन में पूर्व स्वेदन कराते हैं।
तो नस नस जो है, ये चाहे अपन नस कहें, चाहे बस्ती कहें, चाहे शोधन कहें, ये क्या है? पंचकम। पंचकम से पहले क्या होता है? पंचकम के पहले पूर्व कर्म होते हैं। तो पूर्व स्वेदन क्या कौन सी कंडीशन में होती है? पंचकम में। पंचकम की जगह आप पंचकम के नाम ले लो, पंचकम के स्थान पे पंचकम के नाम ले लो, है ना। नस, बस्ती, शोधन, ये पंचकम के नाम हो गए। पश्चात स्वेदन किसमें कराते हैं? तो मूड गर्भ निर्हरण के पश्चात, सम्यक प्रसव के बाद में। प्रसव के बाद में, क्योंकि प्रसव के बाद में या मूड गर्भ निर्हरण के बाद ही पश्चात पश्चात शोधन हो पाएगा। क्यों? क्यों हो पाएगा ऐसा? क्योंकि स्वेदन जो है, पहले क्या होगी? ये जो महिला होगी, पहले क्या होगी? गर्भणी। जब तक मूड गर्भ नहीं निकालेंगे तब तक क्या होगी? गर्भणी। तो गर्भणी में स्वेदन नहीं होता है। और जब मूड गर्भ निकल जाएगा या प्रसव हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? है ना, प्रसूता हो जाएगी या प्रजाता हो जाएगी। तब इसमें स्वेदन करा सकते हैं, गर्भणी में नहीं करा सकते थे। तब इसमें स्वेदन करा सकते हैं, गर्भणी में नहीं करा सकते थे। इसलिए ऐसी कंडीशन में पश्चात स्वेदन होता है। अकाल में या प्रजाता प्रसव होने पर पश्चात स्वेदन होता है ना। प्रसूता स्त्री में चाहे मूड गर्भ निकला हो या प्रसव, सम्यक प्रसव हुआ हो, या प्रसूता बोल दो या प्रजाता बोल दो, अकाले प्रजाता में भी क्या कराते हैं? पश्चात स्वेदन कराते हैं। फिर अर्श, भगंदर, असमरी, इनमें सस्तकम होता है। सस्तकम को क्या बोलते हैं? मुख्य कर्म। सुश्रुत पढ़ते हैं तो सस्तकम को बोला जाता है प्रधान कर्म। और प्रधान कर्म के पहले क्या होता है? सुश्रुत के अनुसार सर्जरी से पहले उनकी तैयारी की जाती है, पूर्व कर्म किया जाता है, लघु अन्न खिलाया जाता है, और पश्चात कर्म किए जाते हैं, है ना, सूचरिंग की जाती है। कुल मिला के शल्य कर्म वाली कोई भी प्रोसीजर हो रही हो, शल्य कर्म वाली कोई भी प्रोसीजर हो रही हो, उसमें पूर्व पश्चात स्वेदन कराते हैं। चाहे वो आर्स हो, भगंदर हो, चाहे स्मरी हो, ये शल्य कर्म वाली जिसमें प्रोसेस हो रही हो, उसमें पूर्व पश्चात स्वेदन कराते हैं। ठीक है। तो ऐसे ये टॉपिक का एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। स्वेदन के गुण बताए हुए इन्होंने कि मार्दवता उत्पन्न करता है, त्वचा का प्रसादन करता है ना, वक्त खाने में श्रद्धा लेके आता है, सम्यक स्वेदन में स्वेदन पसीना आने लगता है, शीतलता की चाह होने लगती है, मार्दवता आ जाता है, हल्कापन उत्पन्न हो जाता है। इनमें कोई क्वेश्चन नहीं बनते, जस्ट रीड टॉपिक है ये। बस ये ध्यान रखना, अति स्वेदन में इन्होंने पित्त के अलावा रक्त का प्रकोप भी बताया है, पित्त के अलावा रक्त का प्रकोप भी बताया है। स्वेदन के आयोग में इन्होंने कहा है गर्भणी को स्वेदन नहीं कराना चाहिए, पांडु में, प्रमेय में स्वेदन नहीं कराना चाहिए, हृदय, मुस्क और नेत्र में मृदु स्वेदन कराना चाहिए, और हृदय नेत्र को शीतल वस्तुओं से ढक के रखना चाहिए। ये भी जस्ट रीड टॉपिक है, क्योंकि ये अपन ऑलरेडी चरक में अच्छे से तरीके से समझ चुके हैं। तो ये था सुश्रुत के अनुसार स्वेदन, है ना। सुश्रुत में दो नए टॉपिक मिल गए, चार प्रकार के स्वेद कौन से दोष में कराते हैं, ये पूर्व पश्चात, पूर्व पश्चात दोनों स्वेद किसमें कराते हैं। अब आते हैं अष्टांग हृदय, है ना, अष्टांग हृदय के हिसाब से आते हैं। तो अष्टांग हृदय में सूत्र स्थान का 17वां अध्याय है, स्वेद विधि अध्याय, है ना। इसमें भी वही स्वेदन के भेद बताए हैं, चरक में 13 है, सुश्रुत में 4 हैं। उपनाश्वेत उन्होंने लिखा है कि उपनाश्वेत कप से मिश्रित वायु में सुरसुदादि गण के द्रव्य मिला के उपनाश्वेत करना चाहिए, है ना। कप से मिश्रित वायु, पित्त से हो तो पद्म आदि, पा से पित्त, पा से पद्म, का से कफ,
का से कप, का से सुसरादी नहीं, का से सा से सलेस्मा, सा से सुरसादी, सा से सलेस्मा, सा से सुरसादी। तो नई चीज बताइए, है ना। चरक सुसुत से भिन्न चीज बताइए। सा से सुसुत, सा से सुरसादी, सा से सलेस्मा, सा से सुरसादी, पा से पित्त, पा से पद्माकादी। गण को मिलाकर स्वेदन करना चाहिए, है ना। ये अल्प स्वल्प अपन समझ चुके हैं, है ना। हृदय वृषण नेत्र में या स्वल्प श्वेत बताते हैं, वंक्षण में अल्प श्वेत बताते हैं, ये समझ चुके हैं अपन। अति शून्य व्यक्ति में स्तंभन चिकित्सा बताते हैं, ये भी अपन समझ चुके हैं। तो यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अपन पहले ही समझ चुके हैं। स्वेदन श्वेत साध में लिखा है ना। श्वास कांस पीति से आए, अधमान विभन स्वरवेद अनिल व्याधि कफ रोग आम रोग, आम रोग में स्वेदन कराते हैं। कुछ नए शब्द जोड़े उन्होंने। कटी पास पृष्ठ कुक्षी हनुग्रह, कटी में पार्श में, पृष्ठ में, कुक्षी में, हनुग्रह। ग्रह का मतलब होता है जकड़ाहट होने पर हमें स्वेदन कराना चाहिए। इसके अलावा महत्ते मुस्कयो, वृषणों के बड़ा होने पर भी हमें, वृषण कब बड़े होते हैं, हाइड्रो, है ना, हाइड्रोसील में बड़े हो जाते हैं, उस समय भी अपन स्वेदन करा सकते हैं। तो ये नई चीज जोड़ी है उन्होंने। इसके अलावा शुक्राघात और मारुड आडय मारुद, यहाँ पर इस कंडीशन में भी, यानी उरुस्तम में भी अपन स्वेदन कराते हैं। तो कुछ नए शब्द जोड़े हैं, बाकी वही की वही चीजें हैं। निराग्नि इन्होंने चरक के जैसे 10 बताए हैं, चरक के जैसे 10 बताए हैं। व्यायाम की जगह आयास बोला है, आयास यानी शक्ति से ज्यादा परिश्रम करना। तो ये व्यायाम नहीं करते हैं, आयास करते हैं। और इनने मद्यपान को भूरीपान बोला है, मद्यपान को क्या बोला है, भूरीपान बोला है। ठीक है। और उपना इसमें बताया है, तो उपना को साग्नि निराग्नि दोनों मानते हैं, उपना को साग्नि निराग्नि दोनों मानते हैं। फिर अश्वेतो हृदय अनाग्ने बाते मेद कफ आवृते, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। बात के मेद और कफ से आवृत होने पर अनाग्नि श्वेत यानी निराग्नि श्वेत करना चाहिए। ठीक है, इतनी सी चीजें इनमें। ये लाइन इन्हीं ने बताई ये लाइन इनकी देन है ना। हितम श्वेतो हिता अनाग्नियो बाते मेद कफ आवृते, बात के मेद कफ से आवृत होने पर अनाग्नि श्वेत कराना चाहिए। फिर आए काश्यप, काश्यप में और समझ लेते हैं तो अपन पूरे पार पा जाएंगे स्वेदन से। काश्यप संहिता में भी बच्चों के जो चिकित्सक हैं वहां पर एक चैप्टर है काश्यप संहिता सूत्र स्थान का, 13वां चैप्टर है श्वेत अध्याय। तो यहाँ इन्होंने कहा है कि अंडकोश, अंडकोश यानी वही वृषण को कहते हैं, वृषण हृदय नेत्र में मृदु श्वेत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अपन वो हवन करके, अपना हवन चल रहा है, सभी आचार्यों ने हवन किया है, हर आचार्य ने हवन किया है। हवन हृदय वृषण नेत्र में मृदु श्वेत, ये सेम कंसेप्ट चल रहा है। यहाँ कुछ चीजें बढ़ गई। भंक्षण में मध्यम श्वेत करते थे, काश्यप को मैं बोलते हैं, काश्यप को बोलता हूँ प्लस वन आचार्य, यानी जो चीजें जो हमेशा कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं। तो इन्होंने यहाँ जोड़ दिया, भंक्षण के अलावा सेप और संधियों जोड़ दिया। सेप संधियों में भी कौन सा श्वेत कराते हैं, मध्यम श्वेत कराते हैं। ये भंक्षण में क्षण वाला फंडा बनाया था अपन ने, मध्यम श्वेत करते हैं। तो ये नई चीज जोड़ दी यहाँ पे, है ना। ये मस्ट रीड हो गई, काश्यप के हिसाब से मस्ट रीड हो गई। फिर सुखपूर्वक स्वेदन के लिए मुख में कर्पूर या शर्करा युक्त मुनक का धारण करना चाहिए। अति स्वयं की चिकित्सा इन्होंने रिसर्व के समान बताइए, मस्ट रीड टॉपिक हो गया, ये क्वेश्चन बनता है इनके नाम से। भागवत ने जो है स्तंभन चिकित्सा बताइए। 8 प्रकार के श्वेत बताए इन्होंने, हस्त, प्रदे, प्रस्तर, संकर, नाड़ी, उपना, अपगा और परिसे। फिर और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो काश्यप में स्वेदन के नाम से आते हैं, ये ध्यान से, ये मस्ट रीड चीज है, यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो काश्यप कहते हैं 4 माह, 4 जन्म से लेकर 4 माह तक
जन्म से लेके 4 माह तक के बालक को हस्त श्वेत करना चाहिए, हाथ से श्वेत करना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है तो दोनों दो उसके ऊपर 2 लोगों के हाथ रहते हैं। जन्म होता है बच्चे का तो उसके उसके सिर पे 2 लोग हाथ रखते हैं। माता अपना आशीर्वाद देती है कि जीते रहो, पिता अपना आशीर्वाद देता है कि खुशी खुश रहो। माता के 2 हाथ होते हैं उसके सिर पे और पिता के 2 हाथ होते हैं उसके सिर पे जब जन्म होता है। 2 हाथ 2 हाथ कितने हो गए टोटल? 4 हाथ नहीं, 4 महीने होगा भैया। तो जन्म होता है तो बच्चे के हाथ, सिर पे हाथ रखते हैं माँ बाप और आशीर्वाद देते हैं जीते रहो खुश रहो। 4 महीने तक ये प्रोसेस है। जन्म से लेकर 4 महीने तक हस्त स्वेदन, हाथ का हाथ से स्वेदन कराना है। यानी कि ऐसे अपन दोनों हाथों को आपस में रब करते हैं और बच्चे की छाती पे रखते हैं, जहां पर भी कफ होता है वहां रखते हैं। पट का मतलब होता है कपड़ा, वस्त्र, क्लॉथ। तो ड्रेस, बच्चे की जो ड्रेस है वो खुद चूज करता है ना, खुद है ना, चूज करता है बच्चा। जब वो 6 साल का हो जाता है, स्कूल गोइंग हो जाता है, स्कूल गोइंग बच्चा अपने कपड़े खुद, है ना, कि मैं ये टी शर्ट पहनूंगा कि पैंट पहनूंगा, शर्ट पहनूंगा। तो 6 साल का बच्चा अपने कपड़े खुद चुनने लग जाता है। 6 साल के बच्चे में पट स्वेद होता है, कपड़े से स्वेदन कराया जाता है। 6 वर्ष, ठीक है। प्रदेश स्वेद इसमें जो दिया है वो ऊर्जगत रोगों के लिए है ना। और ये पट स्वेद जो बताया है ये आगे चल के उन्होंने बोला है कि बच्चे में जो है सूल की चिकित्सा में निर्दिष्ट है। पट स्वेद उदर सूल या सूल की चिकित्सा में बताया हुआ है। ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी मस्ट रीड चीज है। ये भी मस्ट रीड चीज है, ठीक है। तो इस स्वेदन में इतना ही था। अब अपन देखते हैं बमन। वो परिसेक इसलिए दिया था कि जो जन्म होता है तो मुक्त परिसेक आता है जात कर्म में, इसलिए परिसेक दिया होगा। इसके बाद में आते हैं बमन में। तो ऊर्ध तत्व दोष हरणम ऊर्ध भागम बमन संज्ञम। शरीर के ऊर्ध भाग से दोषों को निकालना क्या कहलाता है? बमन कहलाता है। चरक ने ये परिभाषा दी है। सुश्रुत ने दी है, वो सारंगधर ने दी है कि अपक्व, पित्त और कफ दोनों को बलपूर्वक शरीर से बाहर निकाला जाता है तो उसको अपन बमन कहते हैं। तो ये जस्ट रीड टॉपिक है, यहाँ ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं है। यहाँ एक शब्द आता है बलार्थ। तो यहाँ पर आपको बमन और छर्दी में अंतर समझ में आता है। बमन में क्या अंतर है और छर्दी में क्या अंतर है? बमन जो है बलपूर्वक होता है, कराना पड़ता है। छर्दी जो है दोष के प्रकोप से स्वतः होती है, अपने आप उल्टी आती है। बमन एक्टिव प्रोसेस है, पहले स्नेहन स्वेदन कराना पड़ता है, मुलेठी फांड पिलाना पड़ता है, तब जाके बमन होता है। छर्दी पेसिव प्रोसेस है। आपने मुर्गा मुर्गा चिकन मटन कटते हुए देख लिया, बकरा कटते हुए देख लिया, आपको हो गया, आपको आगे उल्टी, है ना। ये पेसिव प्रोसेस है। बमन एक्टिव प्रोसेस है और छर्दी जो है वो पेसिव प्रोसेस है। बमन जो है चिकित्सा है, बमन जो है वो चिकित्सा है और छर्दी क्या है? रोग है। छर्दी चिकित्सा नहीं, छर्दी रोग है। तो ये बेसिक अंदर आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। आमाशय से दोष निकालने के लिए अपन कराते हैं बमन, है ना। आमाशय में से दोष निकालने के लिए कराते हैं बमन। बमन के कुछ पर्याय हैं। उल्लेखन, उल्लेखन जो है बमन का पर्याय है।
जैसे उल्लेखन उल्टी से बना है ना, भवन का पर्याय है, जबकि प्रायस्कंदन विरेचन का पर्याय था। ये अपन पढ़ चुके हैं, यहाँ क्वेश्चन नहीं है ज्यादा। फिर आए बामन। बामन द्रव क्या होते हैं, है ना, मदन जी, कहीं देखा था मैंने, मदन जी, मदन फल, जीमूतक, धर्मार्कव, वत्सक, कृतवेदन, मदन जी धावक, ये 6 चीजें आती हैं षड भामक में। उदान वायु की प्रेरणा से होता है बमन। मदन फल के कितने योग होते हैं, 133 योग होता है। मदन फल एक है और 3 दिन काम करता है। मदन फल एक है लेकिन 3 दिन काम करता है। मदन फल भवन में भी काम में आता है, विरेचन में भी काम में आता है, और वो बमन में भी, आस्थापन अनुवासन में भी काम में आता है ना। मदन फल बमन में, आस्थापन अनुवासन में काम में आता है। एक है लेकिन 3 दिन काम करता है। जीमू तक, जी है 7 7, 39 होते हैं जीमू तक के सप्तला संकनी की। याद रखने का फंडा है, जी है 7 7। पति पत्नी दोनों साथ साथ नौकरी करना चाहते हैं। नौकरी होती है टोटल 60 साल तक, 21 साल में लगती है। कितने साल साथ साथ काम कर सकते हैं, 39। जी है 7 7, 39, है ना। 60 साल तक, 60 साल में रिटायर्ड होते हैं, 21 साल में नौकरी लगती है। कितने साल साथ में काम किया पति पत्नी ने, 39। जीमू तक के योग होते हैं 39। त्रिऐषणा पढ़ा होगा आपने, हर व्यक्ति की 3 ऐषणाएं होती हैं, 3 इच्छाएं होती हैं। लेकिन एक आदमी मिला जो कह रहा है मेरी चौथी इच्छा है, मेरी चौथी भी इच्छा है, पांचवी भी इच्छा है, चौथी भी इच्छा है, पांचवी भी इच्छा है। तो अपन ने कहा तू नाम रख ले इक्ष्वाकु, तो अपना नाम क्या रख ले, इक्ष्वाकु। धर्मार्कम में धर्म आता है। कृत वेदन में काम से वेदन आता है। काम से वेदन यानी काम से अलग होना आता है। दोनों चीजें, धर्म के काम और काम से अलग, रिटायरमेंट कब होता है, 60 साल में। धर्म के काम कब से चालू करता है व्यक्ति, धर्म यात्रा, तीर्थ यात्रा 60 में। रिटायर्ड कब होता है, 60 में। वत्सक में वस्त आता है। वस्त का मतलब होता है पुत्र। पुत्र कहलाता है 18 साल तक, उसके बाद में वैक्स कहलाता है। पुत्र यानी वत्स कहलाता है 18, 18 के बाद में क्या कहलाता है, वैक्स। जिनको ये चीजें नहीं आ रही हैं उनको फिर नॉर्मल क्लास पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है, क्योंकि अपन यहाँ पर शीघ्रता से अपन को सब चीजें कंप्लीट करनी है। श्यामा त्रिवद, 2 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप करी। श्यामा ने 10 रन बनाए, त्रिवद ने 100 रन बनाए। 110 योग होते हैं। चतुर व्यक्ति की उंगलियां, चतुर व्यक्ति की उंगलियां कितनी होती हैं, साधारण साधारण व्यक्ति की उंगलियां 10 होती हैं। ऋतिक रोशन की 11 हैं। चतुर की होती हैं 12, 12 उंगलियां होती हैं। तिलवक यानी लोद्र होता है, लोद्र होता है रज स्तंभक। 16 वर्ष में रज आता है, रज स्तंभक होता है लोद्र। 16 वर्ष में रज आता है। रज तिलवक के योग होते हैं 16। स्नोई क्षीर होता है 20 रुपए लीटर, 20 रुपए का। है ना, 20 रुपए, 20 रुपए पैकेट। दंती दरवंती होता है डीडी, डीडी क्लियर होता है 48 घंटे में। दूरदर्शन में कोई न्यूज पहुंचती है 48 घंटे में। डीडी न्यूज चैनल है, पुरानी न्यूज दिखाते रहते हैं वो लोग, है ना, 2 दिन पुरानी न्यूज बताते रहते हैं वो लोग। तो मदन फल एक है लेकिन 3 दिन काम करता है। मदन फल एक है लेकिन 3 दिन काम करता है। जी है 7 7, जीमू तक और सप्तरा संगनी के 39 योग हैं। इक्ष्वाकु की चौथी इच्छा है, पांचवी इच्छा है,
45 योग हैं। धर्म के काम 60 साल में होते हैं। और कृत वेदन रिटायर्ड व्यक्ति 60 साल में होता है। वत्सक में वत्स शब्द आता है, पुत्र जो है 18 साल का बच्चा पुत्र होता है। उसके बाद में वैक्स होता है। श्यामा त्रिवत की जोड़ी ने, श्यामा ने 10 और त्रिवत ने 100 रन जोड़े। चतुरंगुल की उंगलियां जो है 12 होती हैं। तिलवक लोद्र की जरूरत 16 वर्ष में होती है। रज स्तंभक होता है। 16 वर्ष में रज और शुक्र की उत्पत्ति होती है। स्नोई शेर 20 रुपए का पैकेट है। और डीडी न्यूज जो है 48 घंटे पीछे चलती है ना, 48 घंटे पीछे चलती है। आज तक से 48 घंटे पीछे, किससे? आज तक न्यूज चैनल से। फिर आए कफ दोष का संशोधन पर प्रभाव क्या होता है। श्लेष्मत्तोर छर्दति है दुखम विरेचते मंद कपस्तु कफ सम्यक। यानी कि शरीर में कफ की अधिकता होती है तो बिना दुख के वमन हो जाता है, बिना कष्ट के वमन नहीं होता, हो जाता है। श्लेष्मोत्तर का मतलब क्या हुआ? शरीर में कफ की अधिकता होने पर। क्षरयति है दुखम, छर्दयति है आ दुखम, छर्दयति आ दुखम, यानी बिना कष्ट के वमन हो जाता है। विरेचिते सम्यक, सम्यक विरेचन होता है मंद कफ की स्थिति में। शरीर में कफ की कमी होती है तो सुखपूर्वक विरेचन होता है। तो विरेचन के लिए आदर्श स्थिति क्या है? विरेचन करने के लिए आदर्श स्थिति क्या है? विरेचन करने के लिए आदर्श स्थिति होती है मंद कफ। सम्यक विरेचन करने के लिए आदर्श स्थिति होती है मंद कफ। इसके उल्टा काम कर दिया हमने, यानी कि मंद कफ में हमने विरेचन की जगह वमन कर दिया। मंद कफ में वमन कराया तो उल्टा होगा। अधो कफे अधा कफे अल्पे वमनम। कम कफ में वमन कराने जाएंगे विरेचन हो जाएगा, और बड़े हुए कफ में विरेचन कराने जाएंगे वमन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमें वमन कराना है तो शरीर में कफ को बढ़ाना ही पड़ेगा, और हमें विरेचन कराना है तो शरीर में कफ को कम करना ही पड़ेगा। मंद कफ में ही सम्यक विरेचन होता है। फिर आए वमन के योग अयोग रोगी। वमन की योग अयोग रोगी में देखते हैं। वमन की योग रोगी में लिखा है पीनस में, कुष्ठ में, नवज्वर में, राजक्षमा में, कांस श्वास, मलग्रह, सिलीपद, गलगंड, प्रमेय, मंदाग्नि, अलसक, विसूचिका, ये आम दोष के जो रोग होते हैं इन सब में वमन कराते हैं, है ना। निषेध की स्थिति में भी वमन कराया जाता है। इसमें गर्भ में, विरुद्ध में, अजीर्ण में, निषेध की स्थिति में भी वमन कराते हैं। और अयोग में, इसमें वमन की योग में ध्यान रखना है अपन को। वमन के आयोग में लिखा है ऊर्ध्वग्रत पित्त। ऊर्ध्वग्रत पित्त में वमन होता है, विरेचन कराते हैं। तो ये ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन यहां से बनते नहीं है, जस्ट रीड टॉपिक है ये। क्यों नहीं कराते वो मस्ट रीड है ना। क्यों मन नहीं कराते वो मस्ट रीड है, ये जस्ट रीड टॉपिक है। तो अभी रिसेंटली इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अबम्ब रोगी बताएं चरक ने, और अबम्ब रोगी में अगर अपन वमन करा देते हैं तो क्या परिणाम होते हैं, उसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी रिसेंटली। अबम्ब रोगी है यानी वमन नहीं कराना है, और वमन करा दिया उस तो क्या परिणाम होंगे वो यहाँ बताया गया है। जैसे उरा छत में लिखा है कि उरा छत में पहले से फुफ्फुस का छत रहता है, वमन कराया जाएगा तो और अधिक बढ़ेगा। और क्षणनाथ रक्ताद अति प्रवृत्ति, अधिक मात्रा में रक्त आने लग जाएगा उरा छत के पेशेंट को अगर हम वमन करा देंगे। क्षीण अति स्थूल बालक, वृद्ध, दुर्बल, यानी कि जो वीक हैं, कमजोर हैं, कमजोर लोगों में अगर अपन वमन कराएंगे तो क्या होगा? ये दुर्बल होने के कारण औसत के बल को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इनके प्राण का नाश हो सकता है। ये शब्द को ध्यान रखना, प्राणो अवरोध हो सकता है, क्योंकि औसत के बल को सहन नहीं कर पाएंगे।
तो वीक लोगों को क्यों नहीं कराना? क्योंकि ये औसत के वेग को नहीं सहन कर पाएंगे, प्राणों का नाश हो सकता है। क्षीण, अति स्थूल, कृश, बालक, वृद्ध, इनके लिए एक शब्द है वीक। ये सब वीक हैं। वीक में प्राणों अवरोध हो सकता है ना, औसत के बल को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, प्राण का नाश हो सकता है ना। ये मस्ट रीड टॉपिक है, ध्यान रखना, ये इसको लाइटली मत लेना, ये मस्ट रीड टॉपिक है पूरा एआईपीजीटी की दृष्टि से। फिर आए जो कर्म, भार उठाने वाला हो, आदु यानी पैदल चलने वाला हो, उपवास करने वाला हो, अध्ययन करने वाला हो, स्त्री प्रसंग, मैथुन करने वाला हो, व्यायाम, चिंता प्रसक्त, इसको एक भाषा में कह सकते हैं श्रम। थका हुआ व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो काम करके श्रम से थका है, थका हुआ है, थकावट है जिसके शरीर में, उसमें अगर अपन कराते हैं तो क्या होता है? रोक्षयात, ऐसे व्यक्ति में रुक्षता होती है, रुक्षता से वायु बढ़ जाती है और प्रकोपित वायु फुफ्फुस में छत पैदा करके रक्त वहन करा सकता है। ऐसे लोगों में जो थके हुए हैं तो इनमें धातु क्षय वात की वृद्धि होगी, रुक्षता की वृद्धि होगी और प्रकोपित वायु से रक्त का वमन हो सकता है। फुफ्फुस में छत पैदा करके रक्त का वमन हो सकता है ना। तो यहाँ पर बात की वृद्धि हो जाएगी और बात की वृद्धि होने से रक्त का वमन हो सकता है। जो थके हुए व्यक्ति हैं, कर्म भार से, उपवास करने से, अध्ययन करने से, व्यायाम करने से, इन व्यक्तियों में वमन कराने से रुक्षता में वृद्धि होती है। वमन कराने से रुक्षता में वृद्धि होती है, जिससे प्रकोपित हुआ वायु फुफ्फुस में छत पैदा करके रक्त वमन करा सकता है। फिर और गर्भणी को क्यों नहीं कराना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो गर्भणी को क्यों नहीं कराना चाहिए? गर्भणी को अगर वमन कराते तो आम गर्भ का वंश, आम यानी इमेच्योर, अभी बच्चा 3 महीने का है, 4 महीने का है ना, 6 महीने का है, 6 महीने से भी पहले आम गर्भ कहते हैं। तो आम गर्भ का भ्रंश हो सकता है ना। बच्चा जो इमेच्योर है, अभी डेवलप नहीं हुआ है, उसका भ्रंश हो सकता है, उसका प्रोलैप्स हो सकता है, गर्भ व्यापत्ति हो सकती है। आम गर्भ का भ्रंश हो सकता है ना, गर्भणी को कराने से भयंकर रोग की उत्पत्ति हो सकती है। सुकुमार वाला इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अपन ने इसको जस्ट रीड की जगह मस्ट रीड में रखा है, क्योंकि लगातार दो तीन ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं एआईपीजीटी में, लगातार 2-3 साल से यहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए पूरा टॉपिक मस्ट रीड है। सुकुमार है ना, कोई सुकुमार व्यक्ति है, सुकुमार व्यक्ति में अगर अपन करा देते हैं, वमन करा देते हैं सुकुमार में, तो क्या परिणाम होता है? सुकुमारस्य हृदय आकर्षण ऊर्ध्वो व रुधिर अति प्रवृत्ति, कोमल प्रकृति वाले को वमन कराने से हृदय आकर्षण होकर ऊर्ध्व और अधा मार्ग से रुधिर की प्रवृत्ति होने लगती है। हृदय आकर्षण होके ऊर्ध्व और आधा मार्ग से रुधिर की प्रवृत्ति होने लगती है, खून की उल्टी होने लग जाएगी उसको, है ना, ऊपर से भी निकलेगा, नीचे से भी निकलेगा। हृदय आकर्षण होकर गुद मार्ग से रक्त की प्रवृत्ति होने लग जाएगी, मुख मार्ग से रक्त की प्रवृत्ति हो जाएगी, खून ही खून हो जाएगा, खून ही खून, ऊपर से नीचे से सब जगह से खून निकलेगा, ऊपर नीचे से ब्लीडिंग होने लग जाएगी, ऊपर से नीचे से ब्लीडिंग। ब्लीडिंग हो जाएगी हृदयाकर्षण होकर, इसलिए नहीं करना है शुक्रवार को। समृत कोष्ठ, समृत का मतलब होता है जिसके आमाशय का कोष्ठ का द्वार जो है वो छोटा हो, छोटा द्वार हो। तो समृत कोष्ठ वाले में करेंगे तो क्या परिणाम होगा? 2024 सीआईपीजीटी में आया है, समृत कोष्ठ वाले यानी जैसे, या फिर जिसको दुष्छर्दन यानी कठिनाई से वमन होता हो, ऐसे व्यक्ति में वमन कराने से वमन निकालने के लिए जोर लगाना पड़ता है, प्रवाहन करना पड़ता है, इससे प्रकोपित दोष उत्कृष्ट होकर कोष्ठ के भीतर
विसर्ग जड़ता, मन में उद्वेग और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। संवर्त कोष्ठ में या दुष्छर्दन कोष्ठ में वमन कराने से प्रमाण करना पड़ता है। उससे विसर्ग हो सकता है, स्तब्धता हो सकती है, जड़ता हो सकती है, वैचित्रता हो सकती है, मरण मरण तक हो सकता है, मृत्यु तक हो सकती है। बच्चे की जान लोगे क्या समर्थ कोष्ठ में करा के? मतलब भीड़ हो, जैसे ऐसा होता है ना, कहीं भीड़ हो गई और निकलने का दरवाजा छोटा है तो भगदड़ मचती है, लोग मरते हैं। ऐसे ही यहाँ पर मरण तक हो सकता है। विसर्ग, स्तब्धता, जड़ता, वैचित्रता, मरण भी हो सकता है। ठीक है। फिर आप ऊर्ध्व रक्तपित्त में क्यों नहीं कराते हैं? ऊर्ध्व रक्तपित्त में लिखा है कि क्यों नहीं कराते हैं। ऊर्ध्व रक्तपित्त को वमन कराने से उदन वायु ऊपर की ओर प्राणों को खींचकर अधिक रक्तस्राव कर प्राणों का नाश कर देती है। प्राणेन हरेत, प्राणों का नाश, प्राणेन हरेत चाति प्रवत, है ना। मतलब ऊर्ध्व रक्तपित्त में ऑलरेडी वमन हो रहा था और आपने और वमन करा दिया, तो भैया वो एक्स्ट्रा वमन हो के, है ना, शरीर में से प्राण ही निकल जाएंगे, प्राणों का नाश हो जाता है, अधिक मात्रा में रक्तस्राव होता है। ठीक है। इसके अलावा ऊर्ध्ववात, अनुवासित, निरू, इन पेशेंट में वमन पिलाने से वायु अधिक प्रकोपित होकर ऊर्ध्व गति करती है। ऊर्ध्ववात रोग हो, निरू अनुवासन रोग हो, इनमें क्या होता है, वातादि प्रवृत्ति होती है ना। ऊर्ध्व वातादि प्रवृत्ति होती है, वायु ऊपर की ओर आ जाती है। जो कहा जिस वायु को नीचे से निकालना था वो ऊपर आ जाती है। ये बोले ठीक है, निरू अनुवासन कैंसल कैंसल। ठीक है, ऊपर से चलते हैं। जैसे ट्रेन बंद हो जाती है तो लोग बोलते हैं चलो फ्लाइट पकड़ते हैं, ये नीचे की ट्रेन है, निरू अनुवासन नीचे से निकलने के रास्ते हैं। नीचे का निकलने का रास्ते की जगह ऊपर का रास्ता खुल गया, ये ऊपर आ गई वायु, है ना। प्रकुपित वायु जो है ऊर्ध्व गति करने लगती है। हृदय रोगी में क्या होता है? हृदय रोगी में वमन कराने से हृदय अवरोध होता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ये भी पूछा जाता है। उदावर्त में रोगी को वमन कराने से उदावर्त रोग बढ़ के शीघ्र ही प्राण कारक हो जाता है। घोरतर उदावर्त, उदावर्त और बढ़ जाता है। मूत्राघात में जो है तीव्रतर शूल प्रादुर्भाव हो जाता है। मूत्राघात में अगर वमन कराते हैं तो तीव्रतर शूल उत्पन्न हो जाता है। फिर आप तिमिर, तिमिर में वमन कराने से तिमिर की वृद्धि होती है, तिमिर अति वृद्धि, तिमिर और बढ़ जाता है। तो हृदय रोग में हृदय अवरोध हो रहा है, उदावर्त में घोर उतर उदावर्त हो रहा है, तिमिर में तिमिर और बढ़ रहा है, मूत्राघात में तीव्रता शूल प्रादुर्भाव हो रहा है, मतलब और ज्यादा चीजें बढ़ रही हैं। और सिरा शूल में कराने से शूल की वृद्धि हो जाती है, सिर दर्द और बढ़ जाएगा, शूलाती वृद्धि होती है ना, शूलाती वृद्धि होती है। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत मस्ट रीड टॉपिक है ये। फिर आते हैं वमन से पूर्व एक दिन पूर्व जो है कप उत्क्लेशक आहार विहार का सेवन कराना चाहिए। कप को बढ़ाने वाली चीजें खाना चाहिए, लोगों को रबड़ी खिलाते हैं। वमन विरेचन के लिए श्रेष्ठ टाइम क्या होता है? पूर्व है, अर्ली मॉर्निंग में कराना चाहिए। वमन करम वमन कराने के लिए हम जो वामक द्रव्य होते हैं उनमें मधु और सेंधव मिलाते हैं। मधु और सेंधव क्यों मिलाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये मस्ट रीड है ना। मधु सेंधव क्यों मिलाते हैं, ये मस्ट रीड है। मधु जो है और सेंधव मिलाने से कफ का विलयन और विच्छेदन होने लगता है ना। कफ कफ विलयन छेदनार्थे बमने, छेदनार्थ क्या मिलाना चाहिए? मधु सेंधव मिलाना चाहिए। कफ का विलयन करने के लिए या छेदन करने के लिए
है ना, मधु सेंधव मिलाना चाहिए वामक द्रव्यों में। फिर आए विधि, विधि में लिखा है अभिमंत्रित मदन बल कसाय की एक मात्रा देना चाहिए मलेठी सेंधा नमक पाणित के साथ में। एक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करना चाहिए। तो बमन द्रव्य पिलाने के बाद में कितने मुहूर्त तक प्रतीक्षा करते हैं? एक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करते हैं। ये पहला स्टेप है। ये टॉपिक ऐसा है जिससे सैकड़ों क्वेश्चन आए, सैकड़ों नहीं, मतलब बोलने का तरीका हो गया सैकड़ों। मस्ट मस्ट रीड टॉपिक है ये, है ना। तो पहले बमन द्रव्य पिलाते हैं, पहली चीज क्या होती है? एक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करते हैं। एक मुहूर्त यानी 48 मिनट होता है, 48 मिनट होता है ना। कितना मिनट होता है? 48 मिनट, 48 मिनट होता है। ठीक है। सबसे पहले पसीना आना चालू होता है बमन में। बमन होने से पहले भी पसीना आना चालू होता है ना। बमन विरेचन के पूर्व क्रम क्या है? स्नेहन स्वेदन। तो स्वेद आना चालू हो जाएगा क्योंकि ये पूर्व कर्म होता है। पहले श्वेत, श्वेत का प्रादुर्भाव होता है। श्वेत का प्रादुर्भाव होना यानी दोषों का विलयन होना। दोष लिक्विड में बदल चुके हैं। देखो श्वेत क्या होता है? लिक्विड, लिक्विड होता है। और विलयन भी, विलयन शब्द का हिंदी मतलब क्या होता है? लिक्विड, तरल पदार्थ। विलयन का हिंदी मतलब क्या होता है? तरल पदार्थ। तो श्वेत का प्रादुर्भाव होने लग गया यानी कि दोषों का क्या हो गया? विलयन हो गया। फिर सेकंड स्टेप है लोम हर्ष। स्वेदन के बाद में थर्ड स्टेप है क्या है? लोम हर्ष। हर्ष होने होने का मतलब है दोषों का अपने स्थान से विचलन होना। हर्ष का मतलब दोषों का अपने स्थान से विचलित होना। अपने स्थान से चलने को क्या बोलते हैं अपन? जब अपन किसी को अपने स्थान से, अपने घर से जाता है तो अपन उसको टाटा बाय बाय करते हैं। टाटा बाय बाय, फिर आना, खुशी खुशी करते हैं। मतलब रोते हुए नहीं करते हैं। टाटा बाय बाय कैसे किया जाता है? हर्ष के साथ किया जाता है। जब कोई अपने स्थान से चलता है यानी जाता है, रवाना होता है, रवानगी, खुशी खुशी रवानगी, है ना। खुशी खुशी रवाना करते हैं अपन, अच्छे मन से रवाना करते हैं। रवीना नहीं करते हैं, रवाना करते हैं। फिर आप कुक्षी में आद्यमान। मध्य प्रदेश में एक जगह है धार, धार जिले में कुक्षी है। कुक्षी में किसी हमारे जूनियर की शादी है और उसने मुझे बुलाया और मैं पहुंच गया तो उसका मान बढ़ जाएगा। अरे सर हमारी शादी में लोधी सर खुद आए थे। मान बढ़ जाएगा अगर आप कुक्षी पहुंच गए, छोटी जगह पहुंच गए, है ना। किसी ने आपको छोटी जगह बुलाया, धार में कुक्षी है, बोले मेरी शादी हो रही सर आप आना, और मैं पहुंच गया, सपोज अपन पहुंच गए, तो उसका मान बढ़ जाएगा कि यार सर आ गए, कुक्षी में बुलाया था, कुक्षी में आ गए। तो दोस्त जब कुक्षी में पहुंचते हैं तो अध्यमान होता है। अध्यमान का मतलब होता है कम सीमित स्थान पे ज्यादा चीजें इकट्ठी होती हैं, इसलिए धक्का मुक्की जैसा स्थिति बन जाती है। कुक्षी में अध्यमान होता है। लास्ट स्टेप है, 5 स्टेप में होता है, लास्ट स्टेप है हल्लास और आस्य श्रवण। तो हल्ला मचाते हुए व्यक्ति जब ऊपर जाता है तो हल्ला मचाता है। देखो मैं, मेरे को बोला था ना मैं आ गया, फर्स्ट आ गया। ऊपर जाता है तो हल्ला मचाता है। तो ऊर्ध्वगामी होना, हल्लास होना, आस्य श्रवण होना यानी मुंह से श्राव निकालना, यानी कि दोषों का ऊर्ध्वगामी हो, ऊर्ध्वमुखी हो जाना, है ना। दोषों का ऊर्ध्वमुखी हो जाना ये देखने को मिलता है। तो ये मस्ट रीड टॉपिक है। पहला स्टेप है कि भैया अपन को बमन द्रव पिलाने के बाद में एक मुहूर्त तक प्रतीक्षा करनी है। दूसरा स्टेप है कि स्वेद आने लग जाएगा, इसका मतलब है कि दोषों का विलयन होने लग गया है। लोम हर्ष होने लग गया, इसका मतलब है कि दोस्त अपने स्थान से चल दिए हैं। रवानगी होती तो अपन टाटा बाय बाय खुशी खुशी करते हैं, बाय डाना बाय,
छोटे बच्चों को देखना, कभी कोई घर से जाता है तो बाकी सब छोड़ के वो टाटा बाय बाय बाय। तो लोम हर्ष हो रहा, हर्ष कब होता है? जब कोई स्थान से चलता है ना। कुक्षी में अर्धमान होगा जब कोई कुक्षी में पहुंच जाएगा। हल्लास का हल्ला, हल्ला ऊपर जाता है तो हल्ला मचाता है। राजस्थान की टीम ऊपर जाएगी तो क्या बोलेगी? आईपीएल में अगर राजस्थान की टीम ऊपर जाएगी तो क्या बोलेगी? हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, है ना। शिल्पा शेट्टी का गाना था हल्ला बोल। तो अगर आर जो है चार्ट में ऊपर जाती है तो हल्ला मचेगा कि वैभव सूर्यवंशी ने ऊपर करा दिया। हल्लास और आस्य श्रवण सबसे लास्ट में आते हैं, ऊर्ध्वमुखी होने पर होते हैं। फिर आए बमन में दोषों के निकलने का क्रम। बमन में लिखा है प्रसेको औसत कफ पित्त अनिला क्रमेण गच्छति। क्रम से पहले कफ निकलता है, फिर पित्त निकलता है, फिर अनिल निकलता है। पहले कफ आता है क्योंकि आमाशय, बमन कहाँ हो रहा है? आमाशय। आमाशय में क्या रहता है? कफ। कफ के बाद में क्या होता है? पित्त। पित्त के बाद में अनिल यानी वायु। ये क्रम से निकलते हैं। चरक ने भी बोला है कफ पित्त अनिलस्तथा, है ना। कफ पित्त अनिल ये क्रम से निकलते हैं क्योंकि बमन कहाँ से स्टार्ट होता है? आमाशय से। आमाशय में क्या होता है? कफ होता है। आमाशय से बमन कराते हैं। आमाशय में क्या होता है? कफ। तो कफ पहले आता है, फिर पित्त निकलता है, फिर वायु, अनिल निकलते हैं। अनिल का मतलब वायु होता है। अनिल का मतलब वायु होता है। अनल का मतलब पित्त होता है। ठीक। फिर आते हैं वेग। पर्वत शुद्धि में 8 वेग आते हैं, मध्यम शुद्धि में 6 वेग आते हैं, और जघन्य, जघन्य का मतलब होता है हीन। हीन शुद्धि में 4 वेग आते हैं। वाम में मात्रा 2 प्रस्त होती है प्रधान शुद्धि में। मध्यम शुद्धि में 1.5 प्रस्त होती है मात्रा, और हीन शुद्धि में 1 प्रस्त होती है। किस टाइप का वमन अच्छा होता है? तो पित्रांत वमन अच्छा होता है ना। कैसा वमन अच्छा होता है? पित्रांत वमन अच्छा होता है। पित्रांत वमन अच्छा होता है। फिर आप वमन के आयोग में लिखा है कि औसत की प्रवृत्ति नहीं होना, या, है ना, अप्रवृत्ति होना, है ना, या केवल औसत निकलना, वमन का वेग की प्रवृत्ति नहीं होना, इतिलोम हो जाना आयोग का लक्षण होता है ना। आयोग का लक्षण हो जाता है। और वमन के सम्यक लक्षण में क्रम से कफ पित्त वायु निकलते हैं। अतियोग होती है तो फेनिल चंद्रिका के समान झाग युक्त जो है वमन आता है। फेनिल रक्त चंद्रिका के समान झाग युक्त वमन आना है, यानी ब्लीडिंग चालू हो गई, यानी कि वमन का अतियोग हो गया, है ना। ब्लीडिंग चालू हो गई, वमन का अतियोग हो गया। ये जस्ट रीड है। ये वाला जो सिद्धि, जो सूत स्थान में लिखा है, सूत स्थान अध्याय 15 में, ये जस्ट रीड है। और ये दरण बल में यानी सिद्धि स्थान में जो लिखा है, ये मस्ट रीड है। ये मस्ट रीड है। तो असम्यक वमन होने पर लिखा है असम्यक वमन होगा, यानी कि दोष शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे, कोष्ठ में आ गए, और शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो शाखा में चले जाएंगे। शाखा में क्या होती है? स्किन डिसीज। असम्यक वमन में स्किन डिसीज होती है। दुष्चर्ते स्फोटक कोट कंडू शाखा विशुद्धि गुरु, शाखा अविशुद्धि गुरुघातता, यानी वमन अगर ढंग से नहीं करा पाए तो स्किन डिसीज होना तय है। वमन के आयोग में स्किन डिसीज होती है। सम्यक योग में वमन के जो है मिनिमम वेग कितने होते थे? 4, है ना। सम्यक योग में वमन के जो है मिनिमम वेग कितने होते थे? 4। तो 4 चीजों की शुद्धि होती है। हृदय की शुद्धि होती है, पार्ट्स की शुद्धि होती है, मूर्ध इंद्रिय की शुद्धि होती है, मार्ग की शुद्धि होती है, मूर्धा और इंद्रिय की शुद्धि होती है। 4 चीजों की शुद्धि होती है। जबकि धूमपान में 3 चीजों की शुद्धि होती है, हृदय की, कंठ की और इंद्रिय की। ठीक है। और वमन के अतियोग में तरण मोह मूर्छा अनिल कोपा निद्रा बल अति,
निद्रा बल हानि, ये वाली लाइन अभी आई थी आईपीसीटी में। निद्रा बल हानि एक लक्षण देखने को मिलता है वमन के अति योग में। ज्यादा अति हो जाता है निद्रा की बल की हानि हो जाती है। ठीक। अष्टांग हृदय ने क्या लिखा है, हीन वेग होने पे क्या करना चाहिए, यानी ढंग से वेग नहीं आए ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हीन वेग नहीं, हीन वेग आए हैं, ढंग से वमन नहीं हुआ है, तो कणा धात्री सिद्धार्थ लवण इनको मिला, इनको देके फिर से वमन कराना चाहिए। कणा यानी पिपली, पिपली धात्री यानी आंवला, और सिद्धार्थ यानी सरसों, और लवणों तक ये देके फिर से वमन कराना चाहिए। तो अष्टांग हृदय ने नई चीज बताई है कि अगर हीन वेग आए तो फिर से वमन कराना चाहिए। वमन के पश्चात क्या किया जाता है, तो मुहूर्त भर आराम करके स्नेक विरेचने उपशमनीय धूमपान कराते हैं। वमन के पश्चात क्या किया जाता है, धूमपान कराने का निर्देश है। वमन के पश्चात धूमपान होता है। फिर और संसर्जन क्रम, संसर्जन क्रम यानी वमन विरेचन कराते हैं तो उसके बाद में संसर्जन क्रम किया जाता है। अग्निमांद हो जाती है, अग्निमांद को बढ़ाने के लिए वापस से अपन पेया विलेपी कृत अकृत यूज देते हैं। तो संसर्जन क्रम दो बार पढ़ने को मिलता है चरक में, एक चरक सूत्र स्थान में भी है 15वें चैप्टर में चरक सूत्र स्थान के, और एक चरक सिद्धि स्थान में भी है। दो जगह पढ़ने को मिलता है अपन को। तो चरक सिद्धि स्थान में पेया बिलेपी से स्टार्ट किया है, पेया देते हैं, फिर पे बिलेपी देते हैं, फिर अकृत यूज पे कृत यूज देते हैं। वेदांत शुद्धि में टोटल 3 बार हर चीज दी जाती है, 7 दिन तक चलता है, 12 अन्य काल कंप्लीट होते हैं। वेदांत शुद्धि शुद्धि में कितने अन्य काल कंप्लीट होते हैं, 12। मध्यम में हर चीज यानी 2 बार पेया देनी पड़ेगी, 2 बार बिलेपी देनी पड़ेगी, एक बार अकृत यूज, एक बार कृत यूज, एक बार अकृत मांस, एक बार कृत मांस रस देना पड़ेगा। तो हर चीज दो दो बार देंगे तो टोटल 8 दिन लगते हैं मध्यम शुद्धि में, और हीन शुद्धि में 4 दिन लगते हैं। पिया बिलेबी कृत अकृत यूज कृत यूज, फिर अकृत मांसरत कृत मांसरत, इस क्रम में दिया जाता है। यही चीज चरक सूत्र स्थान अध्याय 15 में भी बताइए, है ना। लेकिन वहां पर पिया के स्थान पे पहला नाम जो है वो यवागु आता है। चरक सूत्र स्थान में 28 यवागु बताए, उन्होंने कहा जो यवागु बताए उनको यूज करो। सिद्धि स्थान में जो है पिया, पिया शब्द आता है, पहला पहला पहली चीज जो यूज होती है वो पिया आती है। और सूत्र स्थान में जो चीज बताई उसमें पहला यवागु बताया। यवागु देना चाहिए, फिर बिलेपी देना चाहिए, फिर ओदन यूज देना चाहिए, है ना। फिर लास्ट में मांस रस देना चाहिए, है ना। बाकी प्रधान शुद्धि में वही होगा, 12 अन्य काल, मध्यम में 8 अन्य काल, और अल्प में 4 अन्य काल, है ना। इसमें कुछ नया नहीं अपन पढ़ चुके हैं। बागवट में आते हैं। बागवट में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 18वां चैप्टर है, जिसमें भगवान विरेचन दोनों का उल्लेख है। यहाँ क्या नई चीज बताई उसको समझते हैं। फिर ने कहा है कप प्रधान दोषों में क्या करना चाहिए, वमन। पित्त प्रधान दोषों में क्या करना चाहिए, विरेचन। वमन के आयोग में कुछ खास नहीं बताया, लेकिन इन्होंने अजीर्ण में लिखा है कि अजीर्ण के रोगी को सभी कार्यों का वमन विरेचन बस्ती नस अंजन गंडुस धूमपान सभी चीजों का निषेध है। अजीर्ण में ऑलमोस्ट सारी चीजें मना होती हैं। ये नई चीज बोलने का प्रयास किया इन्होंने। अजीर्ण के रोगी को सभी चीजें मना होती हैं, है ना। सम्यक भवन में कुछ खास नहीं है। हीन भवन में, हीन वेग में अपन पढ़ ही चुके हैं कि ये कणा धात्री सिद्धार्थ लवणों तक का प्रयोग करते हैं। वमन के वेग इन्होंने वही बताए, 8 4 6, है ना। प्रवर वेग 8 बताए, मध्यम वेग 6 बताए, हीन वेग 4 बताए, विरेचन के प्रवर वेग 30 बताए, मध्यम 20 बताए, जघन्य 10 बताए। वमन में जो वाम में द्रव्यों की मात्रा होती है विरेचन में डबल होती है। विरेचन में 2 के स्थान पे 4 प्रस्थ होता है, 1 के स्थान पे मध्यम में 2 प्रस्थ होता है, और आधे के स्थान पे 1 प्रस्थ हो जाता है। ये डबल हो जाती है मात्रा।
फिर आते हैं इनका संसर्जन क्रम, इनने भी पिया बिलेबी कृत अकृत यूज बताया हुआ है ना, वही का वही संसर्जन क्रम इनने भी दिया है। ये भी जस्ट रीड है क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है, जो चरक बताते हैं वो इन्होंने बताया है। ये भी जस्ट रीड है। तो ये था स्वेदन और बमन। ठीक है, अब अपन एक्सरसाइज करने के लिए हमने जो पढ़ा वो रिकॉल हो जाए। एक क्वेश्चंस देखते हैं, आप लोग उसके आंसर देना। ठीक है, तो आप लोग आंसर देना, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। तो कल हम लोगों ने स्नेहन के 20 क्वेश्चन देखे थे, अब अपन इनके क्वेश्चन देखते हैं ताकि अपन को समझ में आए कि हमने जो पढ़ा वो पूछा कैसे जाता है। तो ये क्वेश्चन है जो आया हुआ है एग्जाम में। इसमें पूछा है कि रुक्ष श्वेत का प्रयोग आमाशयगत बाद की चिकित्सा में निर्दिष्ट है। यहाँ मैंने आपको समझाया था, है ना, रुक्ष पूर्वक श्वेत का आमाशयगत बाद की चिकित्सा में निर्दिष्ट है। और आमाशय कप का स्थान है, इसलिए इसलिए आमाशयगत बाद में रुक्ष श्वेत का उल्लेख है। तो ये सही है क्योंकि आमाशय कप का स्थान है, कप में क्या कराते हैं, रुक्ष रुक्ष श्वेत कराते हैं। आमाशय में क्या है, कप का स्थान है, तो कप के हिसाब से कि पहले क्या होना चाहिए, रुक्ष रुक्ष पूर्वक होना चाहिए, रुक्ष श्वेत होगा। तर्क भी सही दिया है, आमाशय कप का स्थान है इसलिए कराते हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा 21 का। चैट बॉक्स में लिखें। बिल्कुल सही, ये आंसर होगा। दोनों सही हैं, ये अपन समझ चुके हैं अच्छे से, दोनों सही हैं। और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से सही कथन पर विचार करिए। आमाशय में स्नेह पूर्वक, है ना, आमाशय पढ़ो ही मत आप उसको। आमाशय के स्थान पे मैंने क्या बता दिया आपको, आमाशय के स्थान पे क्या लिख लो, कप के कप लिख लो। आमाशय के स्थान पे कप लिख लो। आमाशय के स्थान पे कप लिख लो। पक्वाशय के स्थान पे बात लिख लो। तो कफ कप कप में क्या होता है, स्नेह पूर्वक स्वेदन होता है नहीं, कप में रूक्ष पूर्वक स्वेदन होता है। दूसरा सही है। पक्वाशय में स्नेह पूर्वक स्वेदन का निर्देश है, बिल्कुल सही है ना। पक्वाशय में बात है तो पहले स्नेह होगा, पक्वाशय बाद में रूक्ष पूर्वक स्वेदन का निर्देश है, ये गलत है। कौन सा आंसर सही है? ये लिखना सीख लिया ना आज की क्लास में, आप समझ गए ना, आमाशय के आगे कफ लिखना है, पक्वाशय के स्थान पे बात लिखना है। तो बात में हमेशा स्नेह पूर्वक होगा, कफ में हमेशा सूक्ष्म पूर्वक होगा। कौन सा आंसर सही है, जल्दी बताएं। सी, सही सही, गुड गुड, जा रहा है दिमाग में मतलब। तो यहां पर आंसर हो जाएगा सी। फिर आओ उपना के बारे में, जो है फलश्रुति थी उपना, जो है उपना का प्रयोग रात का दिन में खोल देना चाहिए, दिन वाले को रात में खोल देना चाहिए, किस चीज से बचाने के लिए? तो सही आंसर क्या है, विधा विधा को दूर करने के लिए, विधा के परिहरण के लिए। फिर आओ चरक अनुसार मूर्छा चा शरीर सदनम किसके अतियोग का लक्षण है ना?
मैंने बोला था ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मूर्छा चा शरीर सदनम किसका अतियुग का लक्षण है? श्वेत का अतियुग का लक्षण है, स्वेदन का। बंक्षण में कौन से टाइप का श्वेत कराते हैं? जल्दी लिखें 25 का आंसर। बंक्षण में कौन सा श्वेत कराते हैं? जल्दी बताएं चैट बॉक्स में, है ना। बंक्षण में क्षण है, क्षण किसका माध्यम है? समय का माध्यम है। बंक्षण में क्षण है, क्षण किसका माध्यम है? समय का माध्यम है। है ना, मध्यम श्वेत कराते हैं बंक्षण में, है ना। क्षण किसका माध्यम है? समय का माध्यम है। फंडा बोलते रहो ताकि आपको एग्जाम हॉल में उसी समय मालूम हो कि अपन ने सही किया है। जयंताक्ष श्वेत में कुटी का विस्तार कितना होता है ना, अपन ने पढ़ा हुआ है। जयंताक्ष श्वेत में कुटी का विस्तार कितना होता है? 16 आरत्नी होता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है ना। आरपीएससी में भी आया हुआ है, यूपीएससी में भी आया हुआ है। चरक के अनुसार साग्नि श्वेतों की संख्या कितनी है? चरक ने साग्नि श्वेत कितने बताए? 13। जल्दी बताएं कितने हैं? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी लोग। स्वेदन के योग्य है आम दोष, कामला, वातरक्त, उदर रोग। जल्दी बताएं स्वेदन के योग्य इनमें से कौन सा है? 28 का आंसर बताएं। 28 का आंसर बताएं। बिल्कुल सही। बिल्कुल भैया, आम दोष में कराते हैं, कामला में नहीं कराते हैं, वात रक्त में नहीं कराते हैं, उधर में भी डिहाइड्रेशन के कारण नहीं कराते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आमाशयगत वात में कौन सा श्वेत कराता है? मैंने आपको समझा दी है, आमाशय पढ़ना ही नहीं है यहाँ पे। आमाशय किसका स्थान है? कफ। कफ पढ़ना है। कफ में क्या होगा? कफ स्निग्ध होता है तो पहले क्या होगा? रुक्ष पूर्वक श्वेत होगा। कफ क्या होता है? स्निग्ध होता है तो पहले क्या होगा? रुक्ष पूर्वक श्वेत होगा। 29 का आंसर क्या होगा? रुक्ष पूर्वक। श्वेत का द्वंद्व भेद नहीं है। श्वेत के अपन ने स्निग्ध रुक्ष पढ़ा है, साग्नि निराग्नि पढ़ा है, एकांग सर्वांग पढ़ा है, द्रव रुक्ष नहीं पढ़ा है। ये नहीं होता है। जयंताक्ष श्वेत, जल्दी बताएं जयंताक्ष श्वेत कौन सी ऋतु में कराते हैं? जल्दी बोलो गाना। जय है, जय हो या जे है? ग्वालियर के भिंड मुरैना के है तो जे है, और इंडिया में कहीं के भी हो तो जय हो। जयंताक जो है हेमंत ऋतु में कराते हैं। फिर आप कौन सा साग्नि स्वेदन नहीं है? शंकर, प्रस्तर, नाड़ी, गुरु। गुरु प्रमाण निराग्नि होता है, भारी वस्त्र पहनना निराग्नि स्वेद होता है। फिर आप स्वेदन के विषय में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। गुदपाक और गुद भ्रंश में स्वेदन का प्रयोग निषिद्ध है, सही है। बात रक्त कामला में इसका निर्देश है, बात रक्त कामला में निषिद्ध है, गलत है ये, है ना। तिल कुलत घृत का प्रयोग पिंड स्वेद में किया जाता है, बताएं जल्दी, करा किया जाता है कि नहीं किया जाता है? और व्यायाम और उपनाक द्वारा स्वेदन किया जा सकता है, ये सही है। तो पहला सही है, पहला सही है ना। तीसरा सही है, चौथा सही है। पहला, तीसरा, चौथा सही है, दूसरा गलत है। फिर आप किस रोग में स्वेदन नहीं कराना चाहिए? तिमिर में, अर्दित में, खली रोग में, स्वर भेद में। 34 का आंसर बताएं जल्दी।
34 का आंसर बताएं। किस रोग में स्वेदन नहीं कराना चाहिए? 34 का आंसर बताएं सभी लोग। अर्धित में तो कराते हैं, है ना। तिमिर में नहीं कराना चाहिए, आंखों के सामने अंधेरा छाता है इसलिए नहीं कराते। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निराग्नि श्वेत की संख्या कितनी? तो निराग्नि श्वेत जो है 10 बताएं। साग्नि जो है 13 थे, निराग्नि कितने हैं? 10। स्वेदन के अयोग्य है। बात रक्त में पित्त दोष होता है ना। तो इसमें स्वेदन के अयोग्य है। बाकी बात व्याधि में कराते हैं, संधिवात में, गृत्सी में कराते हैं। फिर और चरक मतेन अधोलिखित में से निराग्नि श्वेत कौन सा है ना? निराग्नि श्वेत जो है भूप्रस्तर बहुपान, बहुपान जो है वो निराग्नि श्वेत है। मद्यपान बोलते हैं बहुपान का मतलब। किस स्थान पर मृदु स्वेद नहीं है? जल्दी बताएं इसका आंसर। 38 का आंसर जल्दी बताएं। मृदु श्वेत निर्दिष्ट नहीं है, बंक्षण है। बंक्षण में मध्यम श्वेत कराते हैं। फिर और निराग्नि श्वेत किस अवस्था में करते हैं? तो अपन ने बार बार पढ़ा था, मेद के बाद के मेष और कप से आवृत होने पर। वात के मेद और कप से आवृत होने पर निराग्नि श्वेत कराना चाहिए। निराग्नि श्वेत के संदर्भ में कौन सा युग्म ठीक नहीं है? भूख प्यास, क्रोध शोक, व्यायाम युद्ध, तप तप आतव। कौन सा सही नहीं है? 40 का आंसर बताएं। क्या है 40 का आंसर? है ना। देखो यहां पर शोक जो है वो नहीं होता है। शोक जो है वो कोई शोक शोक से उसमें नहीं आता है ना। आतव आता है। तप का मतलब जो है जो ताप उष्ण द्रव उपनाव होते हैं उनकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये बेटर आंसर है। ये बिल्कुल नहीं होता है। और ये दो आंसर आ जाएंगे, तप भी गलत हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन होते रहते हैं, मल्टीपल आंसर वाले भी रहते हैं। आप इसके बाद में आते हैं, संशोधन हेतु औसत पाचन पश्चात दोषों के अपने स्थान से प्रचलयमान होना किस लक्षण द्वारा व्यक्त करता है? तो अपन ने क्या याद किया? जब अपने स्थान से चलेंगे तो क्या बोलेंगे? दोष अपने स्थान से चलेंगे तो क्या करोगे आप? जल्दी बताओ। आपका रिएक्शन क्या होगा? कोई अपने स्थान से जा रहा है तो क्या करने वाले हो आप? बिल्कुल सही। कोई अपने स्थान से जा रहा है तो आप टाटा बाय बाय करने वाले हो। लो मार्क्स है इसका आंसर। अपने स्थान से चलने वाला तो आप हर खुशी खुशी रवाना करोगे। फिर आप प्रवर शुद्धि पश्चात पे आदि क्रम कुल कितने काल का होता है? प्रवर शुद्धि में 12 12 अन्य काल का रहता है।
चरक अनुसार बमन द्रव पिलाने के उपरांत घटना का सही क्रम क्या है? सबसे पहले घटना में एक नंबर है एक मुहूर्त प्रतीक्षा करते हैं, एक मुहूर्त 48 मिनट तक प्रतीक्षा करते हैं। फिर स्वेद आना चालू होता है, स्वेद का प्रादुर्भाव होता है। तो पहला सी हो गया, फिर डी हो गया। ऑप्शन देखते जाओ। अगर ऑप्शन ऐसे ही है तो इसके आगे हल मत करो, टाइम मत बर्बाद करो कि पूरा हल करने बैठ गए। इतने में टिक लगा के आगे बढ़ो। बाकी कॉमन सेंस है कि इसके बाद में फिर जो है लोमहर्ष आता है तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जो है आद्यमान आता है, और पांचवें नंबर पे हल्लास आता है। लेकिन इतना हल नहीं करना है आपको, दो ऑप्शन में ही सही होगा आपका, दो ऑप्शन में बाद में टिक करके आगे बढ़ो, टाइम नहीं खराब करना है। सी पहला है, डी दूसरा है। ऑप्शन में दिख गया सी डी एक में ही लिखा है, बस टिक लगाओ, आगे बढ़ो। बमन द्रव पिलाने के बाद में घटना का क्रम क्या है? सबसे पहले श्वेत का प्रादुर्भाव होने का मतलब है दोषों का विलयन होना, है ना। सबसे पहले श्वेत का प्रादुर्भाव होता है, फिर रोमहर्ष होता है, दोषों का विलयन होना। और लोमहर्ष होने का मतलब है दोषों का कोष्ठ में आना। क्या पहले होगा? तो पहले तो देखो, पहले श्वेत का प्रादुर्भाव ही होता है। श्वेत का प्रादुर्भाव का मतलब होता है दोषों का विलयन होना, तो ये सही है। और फिर उसके बाद में लोमहर्ष होता है, दोष अपने स्थान से चलना चालू कर देते हैं। तो 44 का आंसर क्या होगा? ये। फिर अब बमन को निम्न में से किसकी व्यवस्था माना गया? बमन किसकी चिकित्सा है, कब दोष की चिकित्सा है? बमन के पश्चात कौन सा धूमपान किया जाता है? तो बमन के पश्चात प्रायोगिक, स्नेक, विरेचनिक, तीनों टाइप के धूमपान कर सकते हो आप। बमन के पश्चात शेष बचे हुए कफ के निवारण करने के लिए कौन सा काम किया जाता है? बमन के पश्चात शेष बचे हुए कफ के निवारण करने के लिए धूमपान कराया जाता है। वामक द्रव्यों पिलाने के पश्चात दोषों का ऊर्ध्वगमन होना। ऊर्ध्वगमन यानी ऊपर जाएगी, राजस्थान ऊपर जाएगी, आरआर ऊपर जाएगी, तो आप क्या करोगे? आरआर ऊपर जाएगी तो क्या करोगे? 48 का आंसर बताओ जल्दी। राजस्थान रॉयल ऊपर जा रही है तो क्या करोगे? गुड गुड, हल्ला मचाओगे, बिल्कुल सही। हल्ला बोल, हल्ला बोल। ऊर्ध्वगामी में हल्लास। फिर आओ, निद्रा बल आदि हानि बमन के अतियोग का लक्षण है ना। निद्रा बलाभाव जो है, निद्रा बलाभाव कल पढ़ने को आएगा, विरेचन के उसका अतियोग का लक्षण है। तो 49 का आंसर क्या है, जल्दी बताओ। 49 का आंसर क्या है? ओके। फिर और संसर्जन हेतु पत्र का सही क्रम क्या है? पहले पेया विलेपी आता है, फिर अकृत यूस आता है, फिर कृत यूस आता है। पहले अकृत आएगा, फिर कृत आएगा, है ना। 50 का आंसर ये है। बमन की प्रवर शुद्धि में कितने वेग आते हैं? कितना मल निष्कासित होता है? बमन की शुद्धि में 8 वेग आते हैं। और कितना मल निष्कासित होता है? 2 प्रस्थ। यहाँ 8 वेग और 2 प्रस्थ। डी आंसर सही है। बमन वेगों की संख्या प्रवर मध्यम अवर, प्रवर मध्यम अवर यानी कि 8 6 4 कितनी होगी? 8 6 4।
चारक अनुसार बमन में न अनति महति व्यथा कौन सी योग का लक्षण है? चरक सूत्र स्थान में लिखा है, किसके लिए बताएं, जल्दी बताएं। अनति महति व्यथा, हीन के लिए होना चाहिए कि मध्यम की सम्यक, किसके लिए होना चाहिए, जल्दी बताओ। ज्यादा व्यथा का ना होना। किसका है? हीन का सम्यक क्या की मैं, है ना। ना अनति महति व्यथा यानी ज्यादा व्यथा का ना होना। बिल्कुल सही, बी सम्यक का ही लक्षण होता है, क्योंकि ज्यादा व्यथा नहीं होती सम्यक में। फिर आए चारक अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि में वमन निर्देश है ना, है ना। तो चरक ने किस में वमन बताया? देखो अपन ने हृदय रोग पढ़ा था, हृदय रोग में नहीं कराते हैं। गुल में, पांडु में, किस में कराते हैं, जल्दी बताएं। पांडु में कराते हैं, पांडु में संशोधन होता है। पांडु में संशोधन होता है, मृदु होता है लेकिन संशोधन होता है। गुल्म अवम रोगों में रखते हैं। फिर आओ 55वां क्वेश्चन है, वमन कर्म सुकुमार में नहीं कराना चाहिए क्योंकि इससे हृदय आकर्षण होता है। तो ये बिल्कुल सही कथन है ना। 55 का आंसर बताओ जल्दी। 55, 55। डी आंसर सही है, क्योंकि डी में लिखा हुआ है कि ए आर की सही व्याख्या है। फिर आओ चरक के अनुसार समृत कोष्ठ में वमन करना मना है, ऐसा करने से मृत्यु हो सकती है। ये भी दोनों सही है, सही व्याख्या है। ये आर दोनों सही है, सही व्याख्या है। समृत कोष्ठ में वमन कराने से मृत्यु हो सकती है। वमन के अयोग्य है, नव ज्वर में वमन कराना चाहिए, मुखपाक, गलग्रह, स्वरोपघात। 57 का आंसर बताएं। नव ज्वर में सभी चीजें मना होती हैं। फिर आओ चरक के अनुसार निम्न में से किस व्याधि में वमन नहीं कराना चाहिए, है ना। गुल्म में चरक बोलते हैं, गुल्म अमम होता है चरक के हिसाब से। बाम में अवाम अनुसार कौन सी व्याधि बाम में है, कौन सी व्याधि में वमन कराते हैं? 59 बताएं, कौन सी व्याधि में वमन कराते हैं? क्षुधार्थ में, छछीन में, प्रमेय, प्रमेय में कराते हैं। 59 बताएं। प्रमेय में कराते हैं। ऊर्ध्व में संशोधन होता है, स्थूल में संशोधन होता है, उसमें कराते हैं।
समभमन निर्धारण करने के लिए श्रेष्ठ मानक कौन सा है? लैंगिकी, आंतरिकी, वेगिकी, कौन सा श्रेष्ठ है? 60 का आंसर बताओ। टीका में लिखा हुआ है चक्रपाणी ने कि 4 प्रकार के लक्षण होते हैं, उसमें फाइनल कौन सा होता है? चक्रपाणी की टीका के अनुसार बताओ, ऐसा मन से मत बताओ। लैंगिकी मानकी कौन सा अच्छा होता है? फाइनल कौन सा होता है? लक्षण जो होता है वो सही होता है, आंतरिकी सही नहीं होता है, लैंगिकी सही होता है। लैंगिकी लैंगिकी सही होता है। लक्षण के आधार पर तय होता है कि बमन सही हुआ कि नहीं हुआ। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, चक्रपाणी ने टीका में लिखा है लैंगिकी। तो ये था आपका आज की क्लास, जिसमें हमने स्वेदन और बमन पढ़ा। आज के लिए इतना ही, फिर कल इससे आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है रेगुलर फिजियोलॉजी की, वो 8:30 से होगी।